कालिका ने स्काई मेल्टिंग पैटर्न की शक्तियों को देख सोचा। कालिका की आंखें सिकुड़ गई, उसके चेहरे पर अब गंभीर भाव दिखने लगे थे। उसने फिर अपनी डिमोनिक शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जमीन के अंदर जहां उसका शरीर पुनर्जीवित हो रहा था, वहां से कुछ डिमोनिक शक्तियां निकल कालिका के शरीर में जाने लगी। उनको अवशोषित करने के बाद कालिका के चेहरे पर एक बड़ी सी कातिलाना मुस्कान फैल गई। इतनी ज्यादा तादाद में डिमोनिक शक्तियां सोखने से उसकी शक्तियां पहले से और अधिक बढ़ गई। इससे पहले आर्यन का स्काई मेल्टिंग पैटर्न पूरी तरह से एक्टिवेट हो पाता, कालिका ने डिमोनिक शक्तियां यूज कर प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद को तोड़ दिया। उसके टूटने से वहां शक्तियों का एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी लहर से आर्यन का शरीर एक कदम पीछे हट गया। मेरी शक्तियां अभी बस हेवनली रियल्म के लो लेवल पर है, जिस वजह से मैं पूरी तरह से प्रिजन वॉइड पैटर्न की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आर्यन ने प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद से कालिका के छूटता देख सोचा। दूसरी तरफ कालिका जैसे ही उन शब्दों के जंजाल से छूटी, उसने गुस्से में अपना एक हाथ लहराया। इस वक्त उसको आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान की जगह गुस्से ने ले ली थी। कालिका के हाथ लहराते ही प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद में डेविल फूल भी आजाद हो जाते हैं। उन डेविल फूलों को फिर से आजाद होता देख जिया, राघव और बाकी सभी योद्धाओं के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी थी। कालिका ने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली हिलाई। उसके उंगली हिलाते ही आर्यन के करीब 10-12 डेविल फूल उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन आर्यन इसके लिए तैयार था। उसने बर्निंग स्वार्ड से एक वार किया और उन सभी 10-12 डेविल फूलों की गर्दन को उड़ा दिया। आखिर क्या रहस्य है टायसन के शरीर नष्ट होने के पीछे? क्या आर्यन बच पाएगा उस खतरनाक डिमन लॉर्ड स्पिरिट कालिका से? आखिर क्या होगा आर्यन के इस खौफनाक सफर का अंजाम? उन 10-12 डेविल फूलों की गर्दन उड़ाने के बाद आर्यन हवा में उड़ने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी बर्निंग स्वार्ड पकड़ एक बार फिर से स्काई मेल्टिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया। स्काई मेल्टिंग पैटर्न एक्टिवेट होते ही उसके माथे पर एक पीली रोशनी में चमकता हुआ प्राचीन भाषा में स्काई शब्द लिखा हुआ नजर आता है, जो पवित्र पहाड़ी में बसी धरती और स्वर्गीय ऊर्जा को सौख रहा था। उसके ऊर्जा सोखने से आर्यन के शरीर में बेतहासा शक्तियां बहने लगी। आर्यन की बर्निंग स्वार्ड भी पहले से ज्यादा शक्तियां बहने से एक पीली रोशनी में चमकने लगी थी, जिसमें बीच बीच में ट्रू फायर की झलक भी दिखाई पड़ रही थी। आर्यन की शक्तियों को बढ़ता देख कालिका का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर दिखने लगा था। वो किसी भी हालत में आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया। एक डिमोनिक ऊर्जा का गोला उसके हाथ से निकला, जिसमें बेनतहा शक्तियां भरी हुई थी। उसने फिर डिमोनिक ऊर्जा के उस खतरनाक गोले से आर्यन पर हमला किया। दूसरी तरफ आर्यन की शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपनी तरफ आते डिमोनिक ऊर्जा के गोले को देखा और भावहीन चेहरे के साथ अपनी बर्निंग स्वार्ड को ऊपर उठाया। बर्निंग स्वार्ड से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकली, जिसमें बीच बीच में ट्रू फायर के अंश भी दिख रहे थे। इसके बाद उसने स्काई मेल्टिंग पैटर्न की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों ओर लगभग 1000 फुट के दायरे में एक सुनहरे रंग की फॉर्मेशन बना दी। कालिका के द्वारा किया गया डिमोनिक ऊर्जा के गोले का हमला उस फॉर्मेशन से आकर टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां शक्तियों का एक तेज धमाका होता है और वो धमाका शक्तियों की एक खतरनाक लहर का रूप ले लेता है, जो पवित्र पहाड़ी में मौजूद हर एक डेविल फूल को जलाकर खाक कर देता है। आर्यन की स्काई मेल्टिंग पैटर्न से बनाई गई फॉर्मेशन कालिका के डिमोनिक ऊर्जा के गोले पर भारी पड़ गई थी और उस फॉर्मेशन के साथ मिलकर डिमोनिक ऊर्जा की शक्तियों ने वहां मौजूद सभी डेविल फूलों को जला दिया। आर्यन के इस विकराल रूप को देख राघव का मुंह हैरानी में फटा हुआ था। उन सभी लोगों ने खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर शक्तियों का कवच बनाया हुआ था, जिस वजह से वो लोग बच गए, वरना उन लोगों का भी डेविल फूलों की तरह भुनकर तंदूर बन चुका होता। नरक से निकला शैतान। आर्यन के इस विकराल रूप को देख राघव और बाकी सभी को यही एक ख्याल आया। आर्यन धीरे धीरे कदमों से डेविल फूलों की राख पर चलते हुए कालिका की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा भावहीन था। सच में वो किसी नरक से निकले हुए शैतान से कम नहीं लग रहा था, जिसके हाथ में एक धधकती हुई आग में जलती हुई स्वॉर्ड थी। आर्यन को अपनी तरफ बढ़ता देख कालिका भी उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। आर्यन भी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए किसी बिजली की तेजी से कालिका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा।
इससे पहले दोनों आपस में टकराते आर्यन ने चालाकी से प्रिजन वॉइड पैटर्न का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कालिका तुरंत शब्दों के एक जंजाल में कैद हो गई। वो उसमें से निकलने के लिए डिमोनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी आर्यन ने बर्निक स्वॉर्ड ऊपर उठाते हुए स्काई मेल्टिंग पैटर्न की मदद से एक हमला तैयार किया। उस हमले के तैयार होते ही कालिका के चारों ओर एक फॉर्मेशन बन गई जो हूबहू पिछली फॉर्मेशन की तरह दिख रही थी, लेकिन इस बार आर्यन ने वो अपनी रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि कालिका को उसमें कैद करने के लिए बनाई थी। कालिका इस वक्त डबल कैद में थी। पहली कैद प्रिजन वॉइड पैटर्न के प्राचीन शब्दों का जंजाल था जिसने उसे किसी मजबूत जंजीरों की तरह जकड़ा हुआ था, और दूसरी कैद स्काई मेल्टिंग पैटर्न की मदद से तैयार की गई फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से कालिका ज्यादा तकलीफ में थी क्योंकि उस फॉर्मेशन की वजह से वो एक बेहद गर्म आग में जल रही थी। आर्यन ने स्काई मेल्टिंग पैटर्न को बर्निक स्वॉर्ड से मिलाकर उस फॉर्मेशन को बनाया था, जिस वजह से बीच बीच में फॉर्मेशन के अंदर कैद कालिका पर ट्रू फायर से हमले हो रहे थे। ट्रू फायर के हमले की जलन से कालिका बहुत तकलीफ में थी। कालिका को आर्यन के द्वारा इस तरह कैद देख सभी लोगों की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक डिमन लॉर्ड को स्पिरिट कालिका को आर्यन ने इतनी आसानी से कैद कर लिया। वाक्य आर्यन किसी गॉड से कम नहीं, उसकी शक्तियां बेमिसाल है, राघव ने कहा। यंग मास्टर, आप उस गंदी चुड़ैल को खत्म कर दो, यह खूबसूरत राजकुमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, जिया ने उत्सुकता में उछलते हुए कहा। उसे नहीं पता था कालिका कितनी खतरनाक थी। अगर वो एक चुटकी बजाती जिया वहीं दम तोड़ देती। शायद वो फिर कभी ऐसी बचकानी बात नहीं कहती। दूसरी तरफ कालिका ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए प्राचीन शब्दों की जंजीर को तोड़ दिया था और वो उस कैद से आजाद हो गई थी। लड़के, वाक्य तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। तुम कितनी भी ताकतवर टेक्निक यूज कर लो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां अभी भी मुझ जैसी डिमन को कैद करने के लिए बेहद कमजोर है, कालिका ने प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद से आजाद होते हुए कहा। कालिका भले ही प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद से आजाद हो गई हो, लेकिन वो अभी भी स्काई मेल्टिंग पैटर्न की कैद में थी। इसके बाद कालिका ने अपनी पूरी डिमोनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर फॉर्मेशन पर हमला किया, लेकिन इससे पहले उसका हमला फॉर्मेशन से टकरा पाता, आर्यन ने बर्निक स्वॉर्ड में शक्तियां बहाते हुए उससे कालिका पर जानलेवा हमला कर दिया। बर्निक स्वॉर्ड का हमला इतना शक्तिशाली था कि पलक झपकते ही वो कालिका से जा टकराया, जिसके टकराते ही उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। आह! हा! वो हमला इतना शक्तिशाली था कि कालिका की रूह तक कांप गई। उसका शरीर जलने लगा। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर जलकर खाक हो गया। उसके कपड़ों का एक टुकड़ा जलकर आर्यन के कदमों में आकर गिरा। आर्यन इस वक्त बुरी तरह से हांफ रहा था। उसने अपनी बहुत सारी शक्तियां इसी हमले में इस्तेमाल कर खर्च कर दी थी। टायसन उड़ते हुए उसके करीब आया। यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? उसने आर्यन की चिंता करते हुए पूछा। वहां मौजूद सभी लोग कालिका को मरता देख बेहद खुश हो गए। उनकी खुशी का सबूत उनके चेहरों पर छाई एक बड़ी सी मुस्कान दे रही थी। आर्यन इससे पहले टायसन को जवाब दे पाता, उन सभी को एक खौफनाक आवाज जो गुस्से में थी सुनाई पड़ती है। लड़के, तूने मेरी डिवाइन बॉडी को नष्ट करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी स्पिरिट को अपना एक हिस्सा बना लूंगी और तुम्हारे शरीर को अपने डेविल फूलों का खाना बनाऊंगी। इस आवाज के साथ साथ वहां चारों ओर एक गहरे गुलाबी रंग का कोहरा फैलने लगता है। आर्यन चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वो आवाज थी। तभी एक बार फिर वो खौफनाक आवाज सुनाई देती है। अंधेरे से बनी तलवारें। इसके बाद गहरे गुलाबी रंग के कोहरे के भीतर आर्यन के ऊपर तेज धार हमले होने लगते हैं। आर्यन उनसे किसी तरह से बचता है, लेकिन उसकी बाजुओं पर कुछ कट लग गए थे जिनसे थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। टायसन ने उसके करीब आते हुए कहा, यंग मास्टर, बुरा हुआ। आपने थोड़ी देर पहले जिस कालिका को कैद करके जान से मारा वो बस उसकी शक्तियों से बनी एक क्लोन थी। असली कालिका का शरीर अभी भी जमीन के अंदर है। क्या? आर्यन ने लगभग चीखते हुए कहा। असल में आर्यन ने जमीन के अंदर जिस शरीर को तैयार होते हुए देखा था वो डिमन लॉर्ड चंडालिका का नहीं बल्कि उसकी डिमन स्पिरिट कालिका का शरीर था।
कालिका ने अपनी शक्तियों के एक अंश से उस क्लोन को बनाया था जो हूबहू उसी के जैसी थी। कालिका को जिस दिन इस पवित्र पहाड़ी में कैद किया गया था, उस दिन प्राचीन गॉड से मुकाबला करते वक्त उसकी अधिकतर शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। वो लगभग विलुप्त होने वाली थी, इसलिए उसने खुद को जमीन के अंदर छिपा लिया और धीरे धीरे उसने डेविल फूलों की मदद से अपनी शक्तियों को रिकवर करना चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसने अपनी शक्तियों के अंश से बने शरीर को बाहर छोड़ दिया ताकि वो बिना बाहरी परेशानियों के खुद की शक्तियां बढ़ा सकें। लेकिन आज जब आर्यन ने उसके क्लोन शरीर को जान से मार दिया तो वो ट्रेनिंग से जाग चुकी थी। यंग मास्टर, बचकर, जिया ने दूर से चिल्लाते हुए कहा। तभी आर्यन जहां खड़ा था उस जगह से किसी फव्वारे की तरह डिमोनिक ऊर्जा निकलते हुए उस पर हमला करती है। आर्यन जिया की आवाज सुन सतर्क हो गया था। उसने डिमोनिक ऊर्जा से बचते हुए भागना चालू कर दिया, मगर वो डिमोनिक ऊर्जा जगह जगह से फव्वारे की तरह निकलते हुए उस पर हमला करती रहती है। बुरा हुआ, उसके शरीर ने पहले ही हिलना चालू कर दिया है, आर्यन ने डिमोनिक ऊर्जा से बचते हुए कहा। तभी आर्यन के सामने की जमीन कांपने लगती है और उसमें 1000 फुट चौड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसमें से पहले एक विशालकाय चेहरा निकलता है और उसके बाद उस चेहरे का पूरा शरीर, जो लगभग 10,000 फुट ऊंचा था। उसकी शक्तियां ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उसके एक ही वार से पूरी दुनिया निस्तोनाबूद हो जाएगी। यह शरीर किसी और का नहीं बल्कि कालिका का था, जिसके वहां आने से किसी भूकंप की तरह पूरी मीन हिलने लगी थी। उसके डर से सभी योद्धा अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। कालिका उन सभी को देख गुस्से में अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिसके हाथ हिलाते ही सैकड़ों की तादाद में डिमोनिक ऊर्जा से बने गोले उन सभी की ओर बढ़ने लगते हैं। यंग मास्टर, हमें भागना चाहिए वरना हम नहीं बच पाएंगे, उन डिमोनिक ऊर्जा के गोलों को अपनी ओर बढ़ता देख टायसन ने कहा। टायसन की बात समझते और उन सभी डिमोनिक ऊर्जा के गोलों की खतरनाक शक्तियों को महसूस कर आर्यन वहां से भागने लगता है। जिया, राघव और बाकी सभी योद्धा भी अपनी अपनी जान बचा वहां से भागने लगते हैं। राघव और बाकी सब लोग भाग ही रहे होते हैं कि इसी बीच जिया का पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। तभी एक डिमोनिक ऊर्जा का गोला किसी बिजली की स्पीड में उसकी ओर आता है। जिया की तरफ उस डिमोनिक ऊर्जा के गोले को बढ़ता देख राघव का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हैं, जिया डॉट। राघव की आवाज सुन जिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा किसी हाथी के दांत की तरह सफेद पड़ गया। उसके मुंह से चूंकि आवाज तक नहीं निकल रही थी, वो हिलना भूल गई जैसे उसके हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया हो। राघव को अब अपनी छोटी बहन को खोने का डर सताने लगा। उसको खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, आखिर क्यों वो उसे यहाँ लेकर आया। अगर वो उसके थोड़ा भी करीब होता शायद वो अपनी जान देकर उसकी जान बचा लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो उससे काफी दूर था। जैसे ही डिमोनिक ऊर्जा का गोला जिया के नजदीक आया, उसने उसकी बचने की उम्मीद छोड़ दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाकी सभी लोगों को भी लगने लगा शायद ही वो बच पाएगी। जिया ने भी इसे अपना अंत समझ आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। क्या जिया का इसी तरह से अंत लिखा था या फिर किसी चमत्कार के चलते वह बच जाएगी? क्या आर्यन कालिका के इस महा विशालकाय शरीर को मार पाएगा? जिया के आंखें बंद करने के कुछ देर बाद भी जब डिमोनिक ऊर्जा का गोला उससे नहीं टकराया, उसने अपनी आंखें धीरे से यह देखने के लिए खोली आखिर हो क्या रहा था। जब जिया की गोल काली आंखें खुली, उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। उस आकृति को देखने के लिए उसने अपनी आंखों को अच्छे से रगड़ा। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की थी, जिसने अपने दोनों हाथों से डिमोनिक ऊर्जा के गोले को रोका हुआ था। यह महसूस होते ही जिया के चेहरे पर खुशी और हैरानी के दो मिले जुले भाव दिखने लगे। खुशी इस बात की वो अभी भी जिंदा थी और हैरानी इस बात की आर्यन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अगर उसकी जगह कोई और होता वो पहले अपनी जान बचाकर भागता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। राघव को भी जब एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन की जान बच गई थी, उसने तुरंत अपनी आंखों से आंसू पोंछे और तेजी से भागते हुए जिया के पास आ गया। आर्यन ने अभी भी डिमोनिक गोले को रोक कर रखा था, जिसकी शक्तियां किसी हेल रियल्म के पीक लेवल योद्धा को आसानी से धूल में मिला दे। आर्यन भी उस डिमोनिक ऊर्जा से भरे गोले को बामुश्किल रोक पा रहा था। जल्दी करो, पीछे हट जाओ, उसने जिया से कहा।
जो वहां से भागने की जगह नीचे पड़ी हुई अपनी गोल काली आंखों से उसे ही घूरे जा रही थी। डिमोनिक ऊर्जा का गोला आर्यन पर भारी पड़ते हुए उसे पीछे हटाने लगा था, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह से भारी पड़ता आर्यन ने अपने दोनों हाथों में तेजी से शक्तियां बहाते हुए उस गोले को नष्ट कर दिया। तुम सभी जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इस डिमन स्पिरिट को रोक कर रखता हूँ। आर्यन ने तुरंत मुड़कर उन सभी को वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन यंग मास्टर, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? अगर हम लोग इस पवित्र पहाड़ी से बाहर निकल दिव्य पहाड़ी पहुंच जाते हैं तो यह डिमन स्पिरिट हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब तक हमारी मदद के लिए एल्डर्स भी आ जाएंगे, जिया ने उसकी फिक्र करते हुए कहा। हाँ यंग मास्टर, यह छोटी लड़की ठीक कह रही है, अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो जरूर मारे जाएंगे। अभी आपको शक्तियाँ बढ़ाने के और भी मौके मिलेंगे, आपकी काबिलियत के हिसाब से आप एक दिन गॉड लेवल भी हासिल कर लेंगे। टायसन को भी आर्यन की चिंता होने लगी थी। आर्यन के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ भाव के साथ कहा, क्या फायदा मेरी शक्तियां बढ़ाकर गॉड लेवल तक पहुंचने का, जब मैं अपनी छोटी बहन की जान नहीं बचा सकता। अपनी छोटी बहन की हालत के बारे में सोच उसकी पलकें भारी होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए आगे कहा, तुम लोग यहाँ से जाओ और TNW साम्राज्य के सभी बड़े क्लानों और दलों को यह खबर दो कि डिमन लॉर्ड चंडालिका की 5 डिमन स्पिरिट में से एक कालिका शक्तिशाली होकर वापस लौट चुकी है। ठीक है यंग मास्टर, फिर मैं भी जाता हूँ, टायसन ने आर्यन की बात समझते हुए कहा। हाँ, तुम सब जल्दी यहाँ से निकलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तब तक मैं इस डिमन स्पिरिट को रोक कर रखता हूँ। इसे खत्म करने के बाद और कुछ बूंदे जिंदगी प्रदान पानी की लेने के बाद मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे बाहर आ जाऊंगा। आर्यन ने उन सभी को वहां से जल्दी भागने की चेतावनी दी, फिर पीछे मुड़कर कालिका को देखने लगा। अपने हमले को विफल होता देख कालिका बहुत गुस्से में थी। फिर उसने उन सभी को छोड़ आर्यन पर हमला किया, जो भागने की जगह वहां खड़ा होकर उसी की ओर देख रहा था। टायसन ने वहां से भागते हुए पीछे मुड़कर देखा, यह लड़का इतना बेवकूफ क्यों है? फिर उसने उस दिन को याद करते हुए सोचा जिस दिन भट्ट क्लान ने सिन क्लान पर हमला किया था। ऐसे ही इसकी छोटी बहन ने उस दिन अपने दादाजी को बचाने के लिए खुद की जिंदगी खतरे में डाल दी थी, यह पता होने के बावजूद कि उसके शरीर में बसा हुआ पॉइजन और ज्यादा फैल सकता है। सच में वो बहुत बहादुर लड़की है, मेरे दिल में उस दिन से उसके लिए बहुत इज्जत बढ़ चुकी है। इसके बाद उसने आर्यन की ओर पीछे मुड़कर देखा, जो कालिका के खतरनाक हमलों से बच रहा था। यह भी उसी की तरह है, जो खुद की जान खतरे में डालकर अपनी छोटी बहन की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है। टायसन के दिल में आर्यन के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी थी। अब कामयाबी का मतलब है जिंदगी और नाकामयाबी का मतलब है मौत। उसने वहां से भागना छोड़ आर्यन का साथ देने के लिए वापस आते हुए कहा, राजकुमार, हमें भी यहाँ से जल्दी भागना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। काले कपड़े पहने राघव के आदमियों में से एक ने घबराते हुए कहा। लेकिन यंग मास्टर, उनका का क्या होगा? जिया ने उसकी फिक्र करते हुए राघव से पूछा। यंग मास्टर आर्यन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने हम सभी की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है, इसलिए हमें यहाँ रुककर उनके किए गए एहसान पर पानी नहीं फेरना चाहिए। राघव ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, जो अभी भी कालिका के हमलों से बचते हुए उसका डटकर सामना कर रहा था। कालिका ने इस वक्त उस पर अपने एक शक्तिशाली मुक्के से वार करा था, जिससे बचने के लिए आर्यन ने अपनी बर्निंग स्वार्ड ऊपर उठाकर एक कवच तैयार कर लिया था। कालिका के 100 फुट लंबे हाथ के उस मुक्के में बेनतहा डिमोनिक शक्तियां भरी हुई थी, जिनसे बचने के लिए आर्यन ने बर्निंग स्वार्ड की पूरी ताकत लगा रखी थी। हम उसकी मदद कर सकते हैं। राजकुमार, एक बार फिर से सोच लो, राघव के एक आदमी ने कहा, जब उसने आर्यन को उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता देखा तो उससे रहा नहीं गया। लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए राघव ने अपने दोनों हाथ जोड़ आर्यन की ओर देखते हुए कहा, यंग मास्टर, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी मदद न कर पाने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं राघव, TNW साम्राज्य का राजकुमार, आपकी इस बहादुरी को सलाम करता हूँ। उसे सच में आर्यन की मदद न कर पाने के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके वहां रहने से आर्यन के लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी।
उसकी आवाज सुन एक पल के लिए आर्यन ने उनकी तरफ देखा, जैसे वो उनसे कह रहा था कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से सही सलामत जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। राघव ने जिया का हाथ पकड़ा और अपने सभी आदमियों को चलने के लिए इशारा किया, लेकिन तभी जिया ने उससे हाथ छुड़ाते हुए कहा, भाई मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, मैं यंग मास्टर को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, उसने आर्यन की चिंता करते हुए लगभग रुआंसी आवाज में कहा। जिया पागल मत बनो, तुम आर्यन की कुछ मदद नहीं कर सकती, इसके उलट तुम उसकी मुसीबतें और बढ़ा दोगी, राघव ने उसे तेज आवाज में डांटते हुए कहा। फिर थोड़ा शांत होकर उसे समझाया, अच्छा तो मुझे बताओ तुम उसकी मदद कैसे करोगी? जैसे कुछ देर पहले डिमोनिक ऊर्जा गोले से बचने के लिए की थी। अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहती हो तो जल्दी यहाँ से निकलो, फिर हम शाही खानदान के शक्तिशाली बुजुर्गों और योद्धाओं को इकट्ठा कर यहाँ भेज सकते हैं। राघव की बात समझ जिया ने आगे कुछ नहीं कहा और उन लोगों के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। फिर भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। यंग मास्टर, आपको यहाँ से जिंदा बचकर वापस आना होगा, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद उन लोगों ने भागने की स्पीड और तेज कर दी। आर्यन अभी भी कालिका के शक्तिशाली हमलों से बचते हुए उसका डटकर सामना कर रहा था। उनसे कुछ दूर बेहोश पड़े तनीस की आंखें धीरे धीरे से खुलती है। क्या मैं अभी पूरे TNW साम्राज्य पर राज नहीं कर रहा था? फिर मैं यह कौन सी जगह आ गया? तनीस की आंखें खुलते ही उसके मुंह से यह कुछ शब्द निकले। तभी उसी के बगल में खड़े दो आदमियों में से एक ने उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, पागल आदमी कहीं के, तुम कहीं पर राज नहीं कर रहे थे। तुम्हारे राजा बनने के चक्कर में हम यहाँ नहीं मरने वाले। फिर दूसरे आदमी ने भी उसे थप्पड़ जड़ा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली। इसके बाद वो दोनों भी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यह दोनों तनीस के आदमी थे जो उससे कुछ देर पहले बेहोशी की हालत से खड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने आसपास का माहौल देखा उनके चेहरे का रंग बदल गया। तनीस ने उनसे वादा किया था दिव्य पहाड़ी के इस सफर में कोई खतरा नहीं था, जिस वजह से उन्हें तनीस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसी के चक्कर में वो दिव्य पहाड़ी आए थे। तनीस अपने दोनों गालों को सहलाते हुए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें कालिका के विशालकाय खतरनाक रूप पर गई, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मेरे लिए भी रुको, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। उसने आव देखा ना ताव और तुरंत बिना अपनी इज्जत की परवाह किए उन दोनों आदमियों को आवाज देते हुए भागने लगा। दूसरी तरफ आर्यन जैसे किसी छोटे लड़के को अपने हमलों से बार बार बचता देख कालिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने डिमोनिक शक्तियों को अपने पूरे शरीर में बहाया, जिस वजह से उसकी शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ गई। उसके शरीर से डिमोनिक शक्तियों की एक लहर निकली, जिसकी वजह से वहां की धरती भूकंप की तरह कांपने लगी। इसके बाद कालिका ने अपना एक हाथ लहराया। उसके हाथ लहराते ही सैकड़ों की तादाद में गुलाबी रंग की आग में जलते हुए डेविल फूल आर्यन पर हमला करने आगे बढ़े। इस वक्त आर्यन की शक्तियां स्काई मेल्टिंग पैटर्न की वजह से हेवनली रियन के लो लेवल से पीक लेवल पर पहुंची हुई थी। इसके अलावा ऑरा पैटर्न वहां मौजूद धरती और स्वर्गीय शक्तियों को सोख उसकी खर्च हुई शक्तियों को बार बार वापस भर रहा था, और फियोनिक्स ब्लडलाइन की वजह से उसके घाव जल्दी हील हो रहे थे। जैसे ही सैकड़ों की तादाद में डेविल फूल आर्यन के करीब आए, उसकी बर्निंग स्वार्ड के एक ही बार से वो सभी डेविल फूल जलकर खाक हो गए। लेकिन इससे पहले आर्यन संभल पाता, एक विशालकाय हाथ से उस पर हमला हुआ। कालिका के 100 फुट लंबे हाथ की हथेली आर्यन के सिर के ऊपर रुकी और उसमें से डिमोनिक ऊर्जा किसी पानी के झरने की तरह निकलते हुए आर्यन पर गिरने लगी, जिस कारण आर्यन पर किन्हीं लाखों टन वजनी चट्टानों का दबाव पड़ने लगा। इस दबाव से आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। टायसन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी से मेरी शक्तियों के साथ मिलकर खुद को एक कर लो, आर्यन ने जोर से चिल्लाते हुए अपने बगल में उड़ रहे टायसन से कहा। मास्टर, मेरी शक्तियां अभी बस हेवनली रियन के लो लेवल पर है, जिनकी मदद से मैं खुद की जान नहीं बचा सकता। इस बारे में भूल जाओ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, और इसके अलावा मैं आपके शरीर के साथ मिलकर एक भी नहीं हो सकता, टायसन ने जवाब दिया। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक बार हमें इसको अपना कर देखना ही होगा। आर्यन के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था।
अगर ऐसा ही चलता रहा वो जल्द ही इस दुनिया को छोड़ पर लोक सिधार जाएगा। क्या आर्यन बच पाएगा इस खतरनाक विशालकाय कालिका के हमले से? आखिर क्या होगा जब बाहर की दुनिया में कालिका के बारे में पता लगेगा? टायसन आर्यन की मदद करने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी शक्तियां पहले ही डिमन फूलों द्वारा सोखे जाने से कम हो चुकी थी, जिस कारण टायसन की शक्तियां हेवनली रियल्म के मिडल लेवल से घटकर हेल रियल्म में पहुंच चुकी थी। अब भला वो हेल रियल्म की शक्तियों से एक डिमन लॉर्ड की स्पिरिट के हमले से बचने में उसकी कैसे मदद कर सकता था? यंग मास्टर, आप अपनी डिवाइन रियल्म की शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आर्यन को कालिका के हमले से जूझता देख टायसन उलझन में था। बेवकूफ पक्षी, आर्यन ने दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहा। एक तो कालिका के हमले का दबाव उस पर बढ़ता जा रहा था और ऊपर से टायसन मदद करने की जगह बेतुकी बातें कह रहा था। यह बेतुकी बात नहीं तो और क्या थी, क्योंकि अगर उसके पास डिवाइन रियल्म की शक्तियां होती वो भला क्यों इतनी देर तक उस डिमन स्पिरिट के हमले को बर्दाश्त करता? असल में आर्यन ने टायसन को बेरियल प्लेस में ले जाकर काबू किया था, जहां उसकी शक्तियां किसी डिवाइन रियल्म के योद्धा के बराबर होती थी। उसने टायसन को डराने के लिए उनके प्राचीन गॉड तक को धमका दिया था, जिस कारण टायसन को लगता था आर्यन एक अद्भुत और डिवाइन रियल्म का शक्तिशाली योद्धा है। लेकिन अब यह बात उसे कौन समझाए, क्योंकि आर्यन तो उसे सच्चाई कभी नहीं बताने वाला था। यंग मास्टर, आपकी शक्तियां अस्थिर महसूस हो रही है। टायसन महसूस कर पा रहा था कि आर्यन की शक्तियां दबाव बढ़ने से अस्थिर होती जा रही थी। यह कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि मुकाबले के वक्त अगर एक योद्धा की शक्तियां अस्थिर हो जाएं तो वो उसी के लिए घातक साबित होती थी। मुझे पता है, आर्यन ने एक एक शब्द दांत भींचते हुए कहा। कालिका ने अपने हमले में डिमोनिक ऊर्जा और ज्यादा बढ़ा दी थी, जिस वजह से आर्यन के ऊपर उसका दबाव किन्हीं हजारों टन वजनी चट्टानों से बढ़कर लाखों टन वजनी हो गया था, जिसे संभालने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं अपने इंस्क्रिप्शन पैटर्न की शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर कब मैं क्या करूँ? आर्यन की शक्तियाँ अस्थिर थी, जिस कारण वो पैटर्न को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। अगर मैं बेरियल प्लेस जाता हूं तो वहां सीनियर मेरी मदद कर सकती हैं। इसके अलावा वहां प्राचीन गॉड्स की सॉल भी हैं, जिनकी शक्तियों की मदद से मैं इस डिमन स्पिरिट को आसानी से मार दूंगा। बेरियल प्लेस उसके पास बचने का एकमात्र विकल्प था, जिसे वो जिंदगी और मौत के हालात बनने पर ही इस्तेमाल करता। जब तक जिंदगी और मौत के हालात नहीं बनते, चाहे वो कितना भी घायल क्यों ना हो जाता, लेकिन बेरियल प्लेस में जाने का विकल्प नहीं चुनता। चूंकि अब जिंदगी और मौत का सवाल था, उसने सोच लिया कि उसे बेरियल प्लेस जाकर सीनियर और प्राचीन गॉड्स की मदद लेनी होगी। इसके बाद जैसे ही उसने बेरियल प्लेस जाने के लिए आंख बंद की, उसे एक सख्त लेकिन बर्फ की तरह ठंडी आवाज सुनाई देती है, जिसमें उसका गुस्सा और प्रभुत्व साफ नजर आ रहा था। आवाज सुन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बूढ़े व्यक्ति की हो। कालिका बंद करो अपना यह तमाशा। आर्यन इस आवाज को सुन तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उलझन में आवाज का स्रोत पता लगाने के लिए इधर उधर देखने लगता है। आखिर थी किसकी यह आवाज? यह कौन हो सकता है? कालिका, तुम्हें यहाँ पवित्र पहाड़ी में 9000 साल से कैद करके रखा गया, जिस वजह से लगता है तुम्हारी सारी शर्म खत्म हो गई। जो डिमन लॉर्ड स्पिरिट होने के बावजूद तुम एक हेवनली रियल्म के छोटे बच्चे पर हमला कर रही हो। एक विशालकाय पेड़ धरती को चीरते हुए निकलता है, जो किसी साधारण पेड़ के मुकाबले कई गुना ज्यादा गहरा और हरा भरा लग रहा था। अचानक उसके वहां आने से चारों ओर शुद्ध शक्तियां फैल गई थी और वह बूढ़ी और बर्फ जैसी ठंडी आवाज भी इसी पेड़ से आती मालूम पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ का खुद का एक जीवन हो। इसके बाद हरे रंग की शक्तियों की एक लहर आर्यन को किसी रस्सी की तरह कसकर पकड़ लेती है। यह तो जिंदगी प्रदान पानी की तरह शुद्ध शक्तियां हैं। इसका मतलब यह एक जिंदगी प्रदान पेड़ हैं। हरे रंग की शक्तियों को देख आर्यन आश्चर्यचकित था। हरे रंग की शक्तियों की लहर ने एक झटके में उसको जिंदगी प्रदान पेड़ के पास लाकर खड़ा कर दिया, जिसे करीब से देख उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ देखे जा सकते थे।
जिंदगी प्रदान पेड़ वहीं प्रकट हुआ था जहां आर्यन ने पवित्र पहाड़ी में प्रवेश करते वक्त गुलाबी रंग के पेड़ को देखा था, जो कुछ देर पहले सूखकर लक्कड़ बन गया था, लेकिन अब जिंदगी प्रदान पेड़ के अलावा वहां उसका नामो निशान नहीं था। ओह जिंदगी प्रदान पेड़ डॉट, तुम अब बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे पास पहले जैसी शक्तियां भी नहीं बची, भला तुम मेरा क्या बिगाड़ो? कालिका ने गुस्से भरी तेज आवाज में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। इसके उल्ट एक गहरी मुस्कान उसके पूरे चेहरे पर फैल गई थी। इसके बाद जिंदगी प्रदान पेड़ से हरे रंग की शक्तियों की एक लहर बाहर निकलती है, जो कालिका के विशालकाय शरीर को कसकर बांध लेती है। कालिका खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो खुद के शरीर को कितना भी इधर उधर हिला ले, फिर भी उस शक्तियों की लहर के बंधन से आजाद नहीं हो पा रही थी। कालिका के विशालकाय शरीर के ऊपर ठीक उसके सिर पर कोई बैठा हुआ था। वह एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके दूध जैसे सफेद पतले पैर एक के ऊपर एक रखे हुए थे और दाहिने पैर में एक नीले रंग के फूल के साथ धागा बंधा हुआ था। उसकी बल खाती पतली कमर किसी नागिन की तरह लग रही थी। किसी रूबी मोती की तरह उसकी लाल रंग की आंखें बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उस लड़की का खूबसूरत चेहरा उसके दाहिने हाथ पर टिका हुआ था, जिस पर एक प्यारी सी आकर्षक मुस्कान थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े आराम से वहां के नजारों का मजा ले रही थी। इस वक्त उसकी रूबी मोती जैसी लाल आंखें ठीक अपने सामने जिंदगी प्रदान पेड़ के ऊपर की साइड थी। तभी जिंदगी प्रदान पेड़ के ठीक ऊपर एक शरीर दिखने लगता, जिसने हरे रंग के साफ सुथरे प्राचीन समय के शाही कपड़े पहने हुए थे। उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पीछे थे। वो एकदम सीधा छाती तान कर खड़ा था। उसके सफेद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। यह एक अधेड़ उम्र आदमी था, जिसकी उम्र 35-40 वर्ष की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे से वो एक 25-26 वर्ष का जवान लड़का दिखाई पड़ रहा था। चंडालिका, 9000 साल से तुम्हारी पांचों स्पिरिट लगभग मिटने के कगार पर है। 9000 साल में तुम्हारी सारी डिमन लॉर्ड की प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी है। अब तुम किसी तरह की अराजकता फैलाना चाहती हो। जिंदगी प्रदान पेड़ के ऊपर खड़े उस व्यक्ति ने अपनी शांत लेकिन किसी बर्फ की तरह ठंडी आवाज में कहा। कालिका के विशालकाय शरीर के ऊपर बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि डिमन लॉर्ड चंडालिका थी, जिसका शरीर थोड़ा पारदर्शी दिख रहा था। अगले ही पल वो वहां से गायब होकर जिंदगी प्रदान पेड़ के ऊपर खड़े व्यक्ति के पीछे दिखाई देती हैं। उसने अपना एक हाथ उस आदमी की कमर पर फेरा और उसके कान के करीब आकर एक मंत्रमुग्ध आवाज में बोली, तुम जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट, जिसके साथ मिलकर मैं वो अराजकता फैलाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ 9000 साल से सप्रेस कर रखा है। इस चक्कर में तुमने अपनी लगभग आधी से ज्यादा शक्तियाँ खत्म कर दी है। चंडालिका ने फिर उसके चारों ओर किसी भंवरे की तरह हंसते कहा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारी इतनी शक्तियाँ खत्म होने के कारण तुम जल्द ही मर जाओगे। अगले ही पल वो जोर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो गई और कालिका के विशालकाय शरीर के सिर के ऊपर दिखने लगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास प्रस्ताव है। अगर तुम मुझे कैद करने के बारे में सोचना छोड़ मेरी डिमन जाति को ज्वाइन कर लेते हो, शायद मैं तुम्हारी शक्तियों को पहले जैसे कर जिंदा रहने में मदद कर सकती हूँ। बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें कैद करने के बारे में भूल जाऊं। ज्यादा ख्वाब मत देखो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसने ऐसे ही ठंडे स्वर में कहा, हाँ डॉट, एक बार फिर से सोच लो। अगर तुम मेरी डिमन जाति ज्वाइन कर लेते हो, तुम न केवल शक्तिशाली बन जाओगे बल्कि इमोर्टल भी बन जाओगे। तुम्हें बस डिमन जाति के साथ मिलकर 9 स्वर्गों से लड़ना होगा। चंडालिका ने एक बार फिर से अपना प्रस्ताव दोहराते हुए हंसकर कहा, यह डिमन लड़की मुझे इतनी आकर्षक क्यों लग रही है? नीचे खड़े आर्यन ने अपने दिल पर हाथ रख सोचते हुए कहा। इस वक्त उसका दिल किसी ढोलक की तरह बाज रहा था। चंडालिका, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे इस पुनर्जन्म के रास्ते में पता नहीं कितने अनगिनत लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा और आज ही तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने गुस्से में कहा। इसके तुरंत बाद उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अपना एक हाथ आगे किया। अगले ही पल उसके शरीर से हरे रंग की शक्तियां बाहर निकल बाढ़ की तरह बहने लगी।
चंडालिका हंसते हुए खड़ी हुई, जो कालिका के विशालकाय शरीर के सिर पर बैठी थी। तुम एक जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट हो, जिसकी वजह से जिंदगी बचाने का एक स्रोत पैदा होता है। इसके अलावा अगर तुम जीवित रहोगे, तुम इम्मोर्टल भी बन सकते हो। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा, तुम यह सब छोड़ इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो? तुम बेवकूफ हो। यह लोग किन्हीं चींटियों से कम नहीं, जिन्हें मसलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। चंडालिका की भी अभिव्यक्ति बदल गई और वो किसी क्रूर शैतान से कम नहीं लग रही थी। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी स्पिरिट को भी खत्म कर दूंगी और तुम्हारी सारी शक्तियों को अवशोषित कर लूंगी। इसके बाद उसने जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट पर डेविल फूलों की बारिश नाम का एक हमला किया। हमला करते ही वहां चारों ओर हजारों की तादाद में डेविल फूल दिखाई देने लगे, लेकिन यह डेविल फूल कालिका के डेविल फूलों से साइज में 10 गुना ज्यादा बड़े और शक्तिशाली थे। चंडालिका को हमला करता देख जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने भी अपनी शुद्ध शक्तियों का इस्तेमाल कर हमला किया। उसने भविष्य की परवाह नहीं की, अगर उसकी जान भी चली जाए फिर भी कोई गम नहीं। उसके हाथ लहराते ही उसमें से एक शुद्ध शक्तियों की हरे रंग की रोशनी निकली, जिसका सीधा लक्ष्य चंडालिका थी। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के हाथ से हरे रंग की रोशनी निकलता देख चंडालिका ने भी अपना हाथ लहराया और एक गहरे गुलाबी रंग की रोशनी से हमला किया। चंडालिका की गुलाबी रंग की रोशनी के चारों ओर हजारों की तादाद में डेविल फूल भी लहराते हुए बढ़ने लगे। उन दोनों हमलों के आपस में टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से खतरनाक शक्तियों की एक लहर बाहर निकली, जिसकी वजह से पास ही पड़ी चट्टानों में दरारें तक पड़ने लगीं और दरारों के बड़ा होती ही वो चट्टानें धूल बनकर गायब हो गई। चंडालिका की गहरे गुलाबी रंग की रोशनी में हद से ज्यादा डिमोनिक शक्तियां भरी हुई थी और डेविल फूलों के कारण वो हमला 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। आखिर क्या होगा आर्यन के इस रोमांच से भरे सफर का अंजाम? और क्या जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट बच पाएगी चंडालिका के इस हमले से? चंडालिका की गहरे गुलाबी रंग की रोशनी में हद से ज्यादा शक्तियां भरी होने के कारण और ऊपर से डिमन फूलों की ताकत के साथ वो हमला जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के हरे रंग की रोशनी वाले हमले पर भारी पड़ने लगा था। कुछ पल बाद चंडालिका का हमला जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के हमले को खत्म कर उससे जा टकराया, जिसके टकराते ही वो स्पिरिट कटी पतंग की तरह उड़ते हुए आर्यन के बगल पड़ी एक चट्टान से जा टकराया। वो इतनी तेज उस चट्टान से आकर टकराया, चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। चंडालिका ने उसे घायल देख एक बार फिर से डिमोनिक ऊर्जा से भरी रोशनी से उस पर हमला किया। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने अपने मुंह से खून थूका और जल्दी से खड़े होते हुए चौकड़ी मारकर बैठ गया। फिर हरे रंग की रोशनी से अपने चारों ओर एक शक्तिशाली कवच बना लिया। चंडालिका का हमला उस हरे रंग के कवच से आकर टकराया, लेकिन उस कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि चंडालिका की डिमोनिक ऊर्जा से बनी रोशनी भी कवच से टकराने पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद कवच को तोड़ने के लिए चंडालिका ने कालिका के विशालकाय हाथ से डिमोनिक ऊर्जा निकालना जारी रखा। चंडालिका जो भी हमला करती उसमें वो खुद का कम कालिका के विशालकाय शरीर का ज्यादा इस्तेमाल करती। इसमें उसके 2 फायदे थे। पहला, हमला करने में उसकी शक्तियां कम खर्चे होती। दूसरा, उसका पारदर्शी शरीर एक असली शरीर नहीं था, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वो शरीर एक तरह से चंडालिका की समझ से तैयार हुआ था, जिस वजह से चंडालिका अपनी 5 डिमन स्पिरिटस को कंट्रोल कर सकती थी। इस तरह वो अपनी कुछ शक्तियां खुद की स्पिरिट के साथ मिलाकर 2 गुना शक्तिशाली हमला कर सकती थी। चंडालिका ने जब खुद को 5 डिमन स्पिरिट कालिका, चंद्रिका, वेतालिका, रक्तिका और भस्मिका में बांटा था तो उसकी सारी शक्तियां 5 हिस्सों में बंट गई थी। अगर यह 5 स्पिरिट एक साथ इकट्ठा होती तभी पूरी तरह से चंडालिका को पुनर्जीवित करना संभव था। हालांकि 5 स्पिरिट के इकट्ठा होने से पहले ही प्राचीन गॉड्स ने उन्हें अलग अलग जगह कैद कर दिया था। अगर इनमें से एक हिस्सा या फिर एक स्पिरिट भी बचती तो भी चंडालिका को जिंदा करना मुमकिन था, लेकिन उसके जितने भी हिस्से या स्पिरिट कम होती उतना ही उसकी शक्तियां कम होती, जिस वजह से वो पहले जैसी शक्तिशाली डिमन लॉर्ड चंडालिका कभी नहीं बन पाती। चंडालिका के हमले में शक्तियां बढ़ने से जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट का हरे रंग का कवच कमजोर पड़ने लगा था। यह देख उस स्पिरिट ने अपने बगल में खड़े आर्यन से शांत आवाज में कहा, छोटे दोस्त,
मैंने देखा तुम्हारा माइंड काफी ताकतवर है, यहाँ तक कि तुम जिंदगी और मौत की स्थिति में भी नहीं घबराए। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस डिमन स्पिरिट को खत्म करने के लिए? आर्यन उसके करीब आया और अपने दोनों हाथ जोड़ से हंसता से कहा, शुक्रिया सीनियर, आपकी वजह से मैं यहाँ सही सलामत खड़ा हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। आप बस बताएं मैं इस डिमन स्पिरिट को मारने में आपकी कैसे मदद करूं। वो बिना झिझके मदद करने के लिए तैयार हो गया। आर्यन के दृढ़ संकल्प को देख जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कान दिखाई दी। अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। इसके बाद उसके चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं, यानी कि जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट, मेरा शरीर जल्दी ही मरने वाला है और मेरी सारी शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, जिस कारण मैं इस डिमोनिक ऊर्जा के खिलाफ ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाऊंगा। फिर उसने आर्यन के प्रिजन वॉइड पैटर्न, स्काई मेल्टिंग पैटर्न और पैटर्न की शक्तियों के बारे में सोचा जो उसने कुछ देर पहले इस्तेमाल की थी। छोटे दोस्त, शायद तुमने गॉड लेवल टेक्निक्स पर महारत हासिल कर रखी है जो इस डिमन स्पिरिट के खिलाफ लड़ने के लिए काफी है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां अभी कमजोर है, इसलिए मुझे तुम्हारा शरीर कुछ देर के लिए उधार चाहिए। मेरा शरीर उधार चाहिए? हाँ, तुम्हारी गॉड लेवल टेक्निक और मेरी शक्तियां मिलाने के बाद हम इस डिमोनिक ऊर्जा और इस डिमन स्पिरिट के खिलाफ आसानी से लड़ सकते हैं। लड़ ही नहीं बल्कि उसे मार भी सकते हैं। ठीक है, आप मेरा शरीर इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्यन ने उसकी बात समझ अपने शरीर का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हुए कहा। इसके बाद जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट का शरीर गायब होते हुए हरे रंग की शुद्ध शक्तियों में बदल जाता है। फिर वो शक्तियां आर्यन के शरीर में जाने लगती हैं। खून की नसों के माध्यम से होते हुए वो सारी शक्तियां आर्यन के पूरे शरीर में फैल जाती हैं। उनके पूरी तरह से फैलने के बाद आर्यन को एक जोर का झटका लगता है। वाह, क्या दिव्य शक्तियां हैं! वो अपने शरीर में बढ़ी हुई शक्तियों को देख बहुत उत्साहित हो गया। तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने शरीर में अच्छे से बहाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमारी मिलीजुली ताकत से हम इस डिमन को इस दुनिया से पाताल लोक पहुंचा देंगे। जिंदगी प्रदान पेड़ की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आर्यन अपने शरीर में जिंदगी प्रदान पेड़ की हरे रंग की शक्तियों को तेजी से बहाने लगता है। उन दोनों को अपनी शक्तियां एक करते देख चंडालिका के चेहरे की अभिव्यक्ति गुस्से में बदल जाती है। दोनों एक हो गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद उसने डिमोनिक लाल चांद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड रीपर नाम की ब्लेड से हमला किया। यह ब्लेड गोल आकार की थी, जिसमें चारों ओर तेज धार तिकोने जेड धातु के छोटे छोटे ब्लेड लगे हुए थे, जिसके बीच में प्राचीन घड़ी की तरह सुइयां घूमती हुई नजर आ रही थी। फिर ब्लड रीपर ब्लेड तेजी से घूमते हुए किसी बिजली की स्पीड में आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। खुद की ओर उस खतरनाक हमले को तेजी से आता देख आर्यन ने जिंदगी प्रदान पेड़ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से कुछ अजीबो गरीब साइन बनाए। फिर प्रिजन वॉइड पैटर्न का इस्तेमाल कर अपने सामने एक शक्तिशाली कवच बना लिया। प्रिजन वॉइड पैटर्न से कवच बनते ही ब्लड रीपर ब्लेड का हमला उससे आकर टकराता है, जिनके टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन कवच और आर्यन पर कुछ असर नहीं हुआ। इसके उल्ट ब्लड रीपर ब्लेड की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। आर्यन रुका नहीं, एक बार फिर से उसने अपने हाथों से कुछ साइन बनाए और स्काई मेल्टिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड रीपर ब्लेड पर हमला किया, जिसके टकराते ही वो ब्लेड धुएं में बदलकर गायब हो गई। इसके बाद आर्यन ने फिर से अपने हाथों के साइन बदले। इस बार उसने इंस्क्रिप्शन पैटर्न का इस्तेमाल किया, जिसे उसने किसी फर्नेस की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें पहाड़ों तक को भी पिघलाने की ताकत हो। आर्यन के दोनों हाथों से हरे रंग की शक्तियां किसी तूफान की तरह निकलती है और सीधा कालिका के विशालकाय शरीर से जा टकराती है। हरे रंग की शक्तियों के उसके विशालकाय शरीर से टकराने पर कालिका के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है। जिसकी आवाज पूरी पवित्र पहाड़ी में गूंजने लगती है। इस खतरनाक हमले को देख चंडालिका की अभिव्यक्ति भी बदल जाती है, जो अभी भी कालिका के ऊपर बैठी थी।
हरे रंग की शक्तियों का वो हमला अभी भी खत्म नहीं हुआ और किसी तूफान की तरह कालिका के विशालकाय शरीर के चारों ओर घूमने लगता है, जिसके दबाव में कालिका के मुंह से दर्दनाक चिंखें निकलती रहती है। कुछ देर बाद उसके शरीर से एक गुलाबी रंग की रोशनी निकल आसमान से जा टकराती है, जिसके टकराने से आसमान में एक जोरदार गहरे गुलाबी रंग का धमाका होता है और बिजलियां गड़गड़ाने लगती हैं। आर्यन अपने हमले की शक्तियों को देख दंग था। जिंदगी प्रदान पेड़ की शक्तियों की मदद से आखिरकार मैंने अपने इंस्क्रिप्शन पैटर्न पर महारत हासिल कर ली, उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए कहा। दूसरी तरफ दिव्य पहाड़ी के बाहर एक गोल प्लेटफॉर्म पर पवन जी, मिस माहिरा और कुछ एल्डर्स चिंता में इधर उधर चक्कर काट रहे थे। तभी उन्हें दिव्य पहाड़ी के दरवाजे पर कुछ हलचल सी महसूस होती है। आखिर अंदर चल क्या रहा है? मिस माहिरा ने दिव्य पहाड़ी के दरवाजे से निकलती हुई गुलाबी रंग की शक्तियों को देख कहा। यह गुलाबी रंग की शक्तियां कालिका के शरीर से निकली शक्तियों की तरह लग रही थी। तभी एक काले रंग के कपड़े पहना आदमी आगे आया, जिसके चेहरे पर हल्की काली दाढ़ी थी। वो दिखने में 40 साल का एक अधेड़ उम्र आदमी दिखाई पड़ रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। दिव्य पहाड़ी के अंदर ऐसा कौन योद्धा है जो इस तरह की खतरनाक शक्तियों को निकालने में कामयाब रहा? उसने ठंडे स्वर में कहा। दिव्य पहाड़ी के पास एक जंगी जहाज उड़ रही थी। गहरे गुलाबी रंग की शक्तियों को महसूस कर उस जहाज से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। यह खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस माया थी। जिस क्षण दिव्य पहाड़ी में योद्धा गए थे, उस वक्त सभी योद्धाओं की शक्तियां हेल रियल्म में थी। कुछ योद्धा हेल रियल्म के लो लेवल पर थे तो कुछ पीक लेवल पर, मगर यह शक्तियां डिवाइन रियल्म की महसूस हो रही है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है? दिव्य पहाड़ी में माया की अभिव्यक्ति उलझन में थी। तभी नीचे प्लेटफॉर्म पर खड़े उस अधेड़ उम्र आदमी के कमर में लटका एक बेज चमकने लगता है। बुरा हुआ, कुछ तो बहुत खतरनाक घटना घटी है दिव्य पहाड़ी के अंदर, उसने उस बेज को देख चिंतित स्वर में कहा। प्रभाकर, क्या हुआ? पवन जी ने आंखें छोटी कर सख्त आवाज में पूछा। मुझे अभी राजकुमार राघव द्वारा भेजा गया एक संदेश मिला है। उन्होंने कहा है कि दिव्य पहाड़ी के अंदर एक प्राचीन डिमन स्पिरिट प्रकट हुई है। प्रभाकर ने पीछे मुड़कर सभी की ओर देखा। मुझे लगता है अंदर हालात बहुत खराब है। इसके अलावा राजकुमार ने यह भी कहा है जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए दिव्य पहाड़ी में उस डिमन पर हमला किया जाए। मुझे नहीं लगता दिव्य पहाड़ी के अंदर कोई डिमन प्रकट हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे दक्षिणी महाद्वीप पर 9000 साल पहले कोई डिमन स्पिरिट देखी गई थी, मिस माहिरा ने संदिग्ध आवाज में कहा। यह संदेश राजकुमार राघव द्वारा भेजा गया है, वो कभी गलत संदेश नहीं भेज सकते, पवन जी ने गहराई से सोचते हुए जवाब दिया। मास्टर पवन, मिस माया, हमें जल्द से जल्द दिव्य पहाड़ी के दरवाजे को खोलना चाहिए ताकि राजकुमार सहित बाकी योद्धा भी सुरक्षित बाहर वापस आ सकें। इसके अलावा उनके बाहर आने पर हम अंदर क्या चल रहा अच्छे से संक्षेप में पूछ सकते हैं, प्रभाकर ने जल्दबाजी में समझाते हुए कहा। प्रभाकर की बात समझ वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और प्लेटफॉर्म के एक कोने पर खड़े होकर दोनों पवन जी और मिस माहिरा अपने अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हैं। दोनों के साथ में हाथों को ऊपर उठाने से उनमें से एक एक टोकन निकलता है। फिर पवन जी और मिस माहिरा दोनों ने एक साथ कहा, दिव्य पहाड़ी को साक्षी मान, स्वर्ग के नीचे, पाताल के ऊपर, महान दिव्य पहाड़ी की चाबी दिव्य तलवार एक हो। उन दोनों के इतना कहते ही वो दोनों टोकन चमकते हुए हवा में उड़ने लगते हैं और फिर एक झटके के साथ वो दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद एक नीले रंग में चमकती हुई तलवार दिखाई देती है, जिसके हैंडल से एक बीम किसी मकड़ी की तरह जाला बुनते हुए दिव्य पहाड़ी के दरवाजे को खोल देती हैं। दूसरी तरफ दिव्य पहाड़ी के अंदर सभी योद्धा अभी कुछ देर पहले ही पवित्र पहाड़ी से निकले थे कि तभी उनको एक धमाका महसूस होता है। आखिर कैसी शक्तियां थी यह जिन्होंने कालिका के विशालकाय शरीर से बाहर निकल बाहर की दुनिया तक में तहलका मचा दिया था? आखिर आर्यन के इस रोमांच भरे सफर में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
राघव, जिया और बाकी सभी योद्धा कुछ देर पहले ही पवित्र पहाड़ी से निकले थे कि तभी उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज खतरनाक शक्तियां के साथ पवित्र पहाड़ी से निकली थी। भाई, यह किस तरह का खतरनाक धमाका था? आखिर पवित्र पहाड़ी में अंदर चल क्या रहा है? जिया ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हो सकता है यह आर्यन की वजह से हो, क्योंकि वो अभी भी पवित्र पहाड़ी के अंदर कालिका से मुकाबला कर रहा, राघव ने जवाब देते हुए कहा। यंग मास्टर आर्यन, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इतना खतरनाक मुकाबला यंग मास्टर और कालिका के बीच हो सकता है? धमाके की खतरनाक रूप से बाहर निकलती हुई शक्तियों को देख जिया उलझन में थी, लेकिन फिर भी वो आर्यन के लिए चिंतित थी। राघव ने जिया के दोनों हाथ पकड़े और उसे समझाते हुए बोला, जिया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले ही प्रभाकर जी को संदेश भेज दिया था, उन्होंने अब तक दिव्य पहाड़ी का दरवाजा खुलवा दिया होगा। दिव्य पहाड़ी का दरवाजा खुल चुका है, हमें जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अब तक तनीस भी पवित्र पहाड़ी से बाहर निकल आया था। उसने दिव्य दरवाजे की दिशा में कुछ महसूस किया था। इसके बाद वो सभी जल्दबाजी करते हुए दिव्य पहाड़ी के दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ पवित्र पहाड़ी के अंदर कालिका अभी भी आर्यन के द्वारा किए गए इंस्क्रिप्शन पैटर्न के हमले से जूझ रही थी। उसकी दर्द भरी चिल्लाने की आवाजें पूरी पवित्र पहाड़ी में गूंज रही थी। उसके चारों ओर तूफान की तरह घूमती हरे रंग की शक्तियां आग की तरह लाल रंग की हो चुकी थी। इसके बाद उसने अपने हाथों से एक बार फिर अजीबोगरीब साइंस बनाए। उसके हाथों में एक पीले रंग की चमक दिखाई दी। अगले ही पल कालिका का विशालकाय शरीर एक सुराही जैसी फॉर्मेशन में कैद हो गया। कालिका अपने हाथ पैरों से हमला करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगती हैं। बीच बीच में वो ब्लड रीपर ब्लेड का भी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी पैंतरा क्यों ना आजमा रही हो, फिर भी उस फॉर्मेशन पर एक खरोंच तक नहीं ला पा रही थी। कालिका को फॉर्मेशन तोड़ने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत करता देख आर्यन के चेहरे पर एक हंसी भरी मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो यह है स्काई मेल्टिंग इंस्क्रिप्शन पैटर्न की असली शक्तियां। भले ही यह गॉड पैटर्न मेरा हो, लेकिन इसको इतना ताकतवर जिंदगी प्रदान पेड़ की शक्तियों ने बनाया है। अगर मैं खुद की शक्तियों से इस पैटर्न का इस्तेमाल करता, कालिका को कभी भी इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। क्या यह गॉड लेवल पैटर्न है? और इसमें तो कुछ डिवाइन रियल्म की शक्तियां भी महसूस हो रही हैं। कालिका ने फॉर्मेशन पर एक खरोंच न आते हुए सोचा। आर्यन ने स्काई मेल्टिंग पैटर्न और इंस्क्रिप्शन पैटर्न दोनों को मिलाकर यह स्काई मेल्टिंग इंस्क्रिप्शन पैटर्न का हमला किया था। इस हमले से डिवाइन रियल्म का योद्धा भी नहीं बच सकता था, क्योंकि एक तो आर्यन के दोनों पैटर्न गॉड लेवल के थे और दूसरा आर्यन की शक्तियां जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट की शक्तियों की मदद से डिवाइन रियल्म तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद आर्यन उसे खत्म करने के लिए फियोनिक्स सॉल का इस्तेमाल कर फियोनिक्स फायर से हमला करता है। फियोनिक्स बर्ड जोर से चिंघाड़ती है और तेजी से उड़ते हुए सुराही जैसी फॉर्मेशन के पास पहुंच उस पर फियोनिक्स फायर से हमला करने लगती है। कालिका, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस जवान लड़के ने गॉड इंस्क्रिप्शन पैटर्न का इस्तेमाल कर तुम्हें कैद किया। आज यह दिन तुम्हारी मौत का दिन है। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट की ठंडे स्वर में आवाज सुनाई दी, जो अभी भी आर्यन के शरीर में था। जिंदगी प्रदान पेड़ पहले कालिका को मारना चाहता था ताकि चंडालिका को बाद में कोई मदद न मिले और उसे आसानी से मारा जा सके। हाँ, क्या यह मोर्टल इंसानी बच्चा मारेगा मुझे? यह आखिर कब तक बचेगा? इसकी शक्तियां कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएंगी। चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ यह लड़का मुझे पहले मारता है या फिर खुद की शक्तियां कम करता है, चंडालिका ने हंसते हुए कहा। यह शब्द कालिका के विशालकाय शरीर के मुंह से निकल रहे थे। भले ही यह उसके मुंह से निकल रहे थे, लेकिन इनको बोलने वाली चंडालिका थी, जो कालिका के विशालकाय शरीर के अंदर घुस उसे इस्तेमाल कर रही थी। इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि एक तरह से वो खुद को ही कंट्रोल कर रही थी। लड़के, मैं तुम्हें पूरी तरह से अवशोषित कर लूंगी, फिर तुम्हारे दोनों गॉड लेवल पैटर्न मेरे हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी शक्तियां फिर कितनी हद तक बढ़ जाएंगी। उसके बाद पहले मैं खुद को पुनर्जीवित करूंगी, फिर इस दुनिया में इंसानों का कत्लेआम करूंगी। इसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने विशालकाय शरीर में तेजी से शक्तियां बहाने लगी। फिर उसने इमोर्टल डिमन रक्त नाम का एक हमला किया।
हमला करते ही सैकड़ों की तादाद में डिमोनिक ऊर्जा से जलते हुए डेविल फूल फॉर्मेशन के चारों तरफ की सतह में गड़ने लगते हैं। उनके फॉर्मेशन की सतह पर गड़ने से उसमें दरारें आने लगीं। चंडालिका ने अपने डिमन खून की शक्तियों का इस्तेमाल कर कालिका की शक्तियों को अजीब तरह से और ज्यादा ताकतवर बना दिया है, आर्यन ने घबराते हुए सोचा। इसके बाद उसने अपने हाथ से निर्वाणा फायर निकालते हुए हमला किया। उसके हाथ से निर्वाणा फायर किसी रोशनी की तरह निकलते हुए कालिका के शरीर से जा टकराती है, जिसके टकराने से वहां भूकंप की तरह कंपन पैदा होने लगती हैं। इस कंपन से पूरा बैरियल प्लेस कांप रहा था। इतनी खतरनाक शक्तियों की कंपन को महसूस कर प्राचीन गॉड्स भी दंग थे। मैं एक प्राचीन गॉड हूँ, किसकी हिम्मत हुई मुझे खत्म करने की? मैं एक प्राचीन डिमन गॉड हूँ जो एक दिन फिर से पुनर्जीवित होने वाला हूँ। किसकी हिम्मत हुई मुझ पर हमला करने की? आर्यन, बुरा हुआ। तुम्हारी निर्वाणा फायर की वजह से पूरा बैरियल प्लेस कांप रहा है। सभी प्राचीन गॉड्स की स्पिरिट गुस्से में है और पूरे बैरियल प्लेस का बैलेंस बिगड़ रहा है। अमीरा की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या यह सुन आर्यन भी घबराने लगा। सीनियर, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपके पास इसका कोई उपाय है? उसने अपने हाथ से निर्वाणा फायर निकालना जारी रखते हुए पूछा। मैं बैरियल प्लेस में कैद हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद करने बाहर नहीं आ सकती। न ही मैं बैरियल प्लेस की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अमीरा ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में आर्यन के प्रति चिंता साफ नजर आ रही थी। वो उसकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन अपने भाग्य से मजबूर थी। शायद उसके भाग्य में यही बैरियल प्लेस में कैदी बनकर रहना लिखा था। ऊपर से वो वहां की शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक मास्टर या मालिक के अलावा कोई भी बैरियल प्लेस की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा और पूरी तरह से अपनी शक्तियों पर ही निर्भर रहना होगा, आर्यन ने खुद से ही कहा। इसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्वाणा फायर का हमला करना जारी रखा। आर्यन की शक्तियां 90% तक खर्च हो चुकी थी। निर्वाणा फायर को लगातार जलाए रखने के लिए उसे बहुत ज्यादा मात्रा में शक्तियां खर्च करनी पड़ती थी। दूसरी तरफ चंडालिका यानी उसकी स्पिरिट कालिका चीखते चिल्लाते हुए फॉर्मेशन को जल्द से जल्द तोड़ने के लिए बार बार हमला कर रही थी। आर्यन के लगातार निर्वाणा फायर के हमले से उसकी हालत भी काफी खस्ता होने लगी थी। आर्यन की अधिक मात्रा में शक्तियां खर्चे होने से वो हांफने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि निर्वाणा फायर का हमला उसकी इतनी शक्तियां खर्च कर देगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि आखिर क्या करे। तभी हरे रंग की शक्तियों से बना एक हाथ उसके कंधे को छूता है। आर्यन, तुमने बहुत अच्छे से मुकाबला किया है। यह हरे रंग की शक्तियों से बना हाथ जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट का थी, जिसका पूरा शरीर पारदर्शी नजर आ रहा था। सीनियर, मेरी शक्तियां जल्द खत्म होने वाली है, आर्यन ने हांफते हुए कहा। उसे पछतावा भी हो रहा था। आखिर क्यों वो उसकी शक्तियां हासिल करने के बाद भी उस डिमन को नहीं हरा पाया। कोई बात नहीं, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने आर्यन के कंधे को थपथपाया। इसके बाद उसने हरे रंग की रोशनी से कालिका के विशालकाय शरीर पर हमला किया। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट का यह हमला आर्यन की निर्वाणा फायर से भी दोगुना शक्तिशाली था। हमला जैसे ही कालिका के शरीर से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने अपनी शक्तियों के सोर्स को जलाकर उस पर हमला किया। शक्तियों के सोर्स जलाने से कुछ देर के लिए योद्धा की शक्तियां तो बढ़ जाती थी, लेकिन फिर वो कभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता था जिस लेवल पर वो पहले कभी था। कुछ की तो मौत भी हो जाती थी। क्या आपने अपना शक्तियों का सोर्स जला दिया? आर्यन उसके लिए चिंतित नजर आ रहा था, लेकिन जिंदगी प्रदान पेड़ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी फॉर्मेशन कंट्रोल करने में मेरी मदद, उसने फॉर्मेशन को बेकाबू होते हुए कहा। ठीक है सीनियर, आर्यन ने उसकी मदद करने के लिए हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद उसने भी अपने एक हाथ से निर्वाणा फायर की शक्तियां निकालते हुए हमला किया। आर्यन जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट द्वारा लिए गए कठोर निर्णय के बारे में सोच रहा था। सच में अपनी शक्तियों का सोर्स जलाने के लिए एक योद्धा को बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, लेकिन फिर भी बिना किसी लालच के जिंदगी प्रदान पेड़ ने अपनी शक्तियों का सोर्स खत्म कर दिया।
ताकि हम जैसे मोर्टल इंसानों को चंडालिका जैसे डिमन से बचाया जा सके। दो शक्तिशाली योद्धाओं के एक साथ हमला करने से कालिका बहुत ज्यादा मुश्किल में थी। इस वक्त उसके मुंह से थोड़ा खून भी निकल रहा था। फिर उसने हांफते हुए सोचा, मुझे जल्द कुछ करना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। शायद मुझे इन्हें नजरअंदाज कर भाग जाना चाहिए। चंडालिका भागने के बारे में सोच रही थी। आखिर आगे क्या होगा? आर्यन के इस रोमांच से भरे सफर में क्या चंडालिका भाग जाएगी या फिर आर्यन द्वारा बहुत ही जल्द मारी जाएगी? चंडालिका वहां से भागने के बारे में सोच एक डिमन डार्क मून ब्लैड नाम का शक्तिशाली हमला करती है। यह हमला ब्लड रीपर ब्लैड के हमले से भी कई गुना शक्तिशाली था। यह डिमन डार्क मून ब्लैड बिल्कुल ब्लड रीपर ब्लैड की तरह दिखती थी, लेकिन इसका साइज उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा था। इसी तरह उसमें महसूस होने वाली शक्तियां भी 10 गुना अधिक थी। डिमन डार्क मून ब्लैड सुराही जैसी फॉर्मेशन से जाकर टकराती हैं, जिसके टकराने से फॉर्मेशन पर दबाव बढ़ने लगता है और उसमें दरारें तक पड़ने लगती हैं। उस हमले से निकल रही खतरनाक शक्तियों से पास ही मौजूद पहाड़ भी चकनाचूर होकर धूमिल हो गए थे। चारों ओर डिमोनिक शक्तियों की फैलने लगी थी। इस हमले की खतरनाक शक्तियों को महसूस कर आर्यन भी थोड़ी घबराहट महसूस करता है, लेकिन उसने अपने हाथों से निर्वाणा फायर निकाल हमला करना जारी रखा था। यह तो कितनी खतरनाक शक्तियां हैं! यह डिवाइन रियल्म की पीक लेवल शक्तियां हैं और यह डिमन डार्क मून ब्लैड नाम का हमला एक सुप्रीम लेवल हमला है, इसलिए उसकी शक्तियां इतनी खतरनाक महसूस हो रही है। बगल में खड़े जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने आर्यन को समझाते हुए कहा। इसके बाद वो आर्यन के पीछे आता है और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ रख उनमें शक्तियां बहाते हुए आर्यन के शरीर में भेजने लगता है। जैसा कि कालिका बस चंडालिका की एक स्पिरिट है और वो खुद एक उसकी समझ से तैयार हुई क्लोन है, इसलिए वो इस सुप्रीम लेवल हमले की पूरी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर प्राचीन समय की डिमन लॉर्ड चंडालिका इस हमले को करती, वो इसके एक ही वार से एक प्राचीन गॉड तक को खत्म कर सकती थी। लेकिन कालिका इस हमले को ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसकी शक्तियां ज्यादा मात्रा में खर्च होंगी, जो उसके खुद के लिए खतरनाक होगा। तभी फॉर्मेशन पर पड़ती दरारों में से एक दरार को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, जिसमें से कुछ डिमोनिक कोहरा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बुरा हुआ, चंडालिका भागने के बारे में सोच रही है। जल्दी करो और प्रिजन वॉइड पैटर्न का इस्तेमाल कर एम्प्टी प्रिजन नाम का हमला करो। चंडालिका को फॉर्मेशन में पड़ती दरारों की बीच से भागते देख जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने घबराते हुए कहा। तभी चंडालिका की आवाज सुनाई दी, आसमान निगल डिमन फूल। इसके बाद लगभग 10,000 फुट ऊंचा एक डिमन फूल जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलता है। यह डिमन फूल एक पेड़ की तरह था, लेकिन इसमें टहनियों की जगह पंखुड़ियों से बने डिमोनिक मुंह थे, जिनमें लंबे लंबे कांटे उनके दांतों को काम कर रहे थे। इस डिमन फूल में बहुत अधिक मात्रा में डिमोनिक शक्तियां महसूस हो रही थी, जिनका एहसास होते ही आर्यन ने घबराते हुए जिंदगी प्रदान पेड़ से पूछा, यह क्या बला है? इसमें कोई शक नहीं, यह डिमन लॉर्ड चंडालिका की शक्तियां हैं, लेकिन यह उसकी शक्तियों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमें जल्द से जल्द कालिका को खत्म करना होगा, वरना एक बार उसके बाहर निकलते ही वो इस डिमन फूल के साथ मिलकर हमको स्वर्गलोक भेज देगी। इसी बीच चंडालिका की समझ से तैयार क्लोन भी भागने में कामयाब हो जाएगी, जिंदगी प्रदान पेड़ ने सिचुएशन को समझते हुए कहा। इसके बाद उसने लगभग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कालिका पर हमला किया। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के हाथों से भारी मात्रा में हरे रंग की शक्तियों की एक रोशनी निकल फॉर्मेशन में कैद कालिका को जलाने लगती है। सीनियर, आप क्या करने की सोच रहे हैं? अगर आपने ऐसे ही शक्तियों को निकालना जारी रखा तो मुझे डर है यह आपके लिए जानलेवा साबित होगा, आर्यन ने उसकी चिंता करते हुए पूछा। मैं बस धरती और स्वर्गीय ऊर्जा से बने एक जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट हूँ। मेरी जान इतनी भी कीमती नहीं, लेकिन अगर आज यह डिमन आजाद हो जाती हैं, तो यह पूरे महाद्वीप पर खूनी कोहराम मचा देगी, जिसकी चपेट में आकर ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई जानवर, यहाँ तक प्राकृतिक पेड़ पौधों, पहाड़ों और नदियों, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आर्यन उसकी बातें सुन एक पल के लिए जमसा गया, लेकिन वो दिल से उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका।
सच में यह एक बहुत बड़ा योगदान ही नहीं बल्कि बलिदान भी है। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन इस जिंदगी प्रदान पेड़ को अपनी छोड़ पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों तक की भी चिंता है। इसके बाद वो खुद से ही एक दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय लेता है। मैं आर्यन सिंह, भले ही मेरी हेवनली रियन की शक्तियां कम हो, लेकिन मैं इस महाद्वीप के लोगों, जानवरों, पेड़ पौधों और नदियों पहाड़ों की रक्षा करने के लिए खुद का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझसे जितना बन पड़ सकेगा मैं उतनी कोशिश करूंगा। यह संकल्प लेने के बाद आर्यन ने अपनी दिव्य सॉल फियोनिक्स सॉल को जलाते बलिदान करते हुए उसकी फियोनिक्स फायर का इस्तेमाल कर कालिका पर हमला किया। फियोनिक्स फायर के हमले से कालिका की एक दर्दनाक चीख निकल गई। आह! हा! आर्यन अपनी फियोनिक्स फायर की शक्तियों को बढ़ा हुआ महसूस करता है। यह कैसे संभव है? उसकी शक्तियां इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती हैं? उसने हैरान होते हुए कहा। जिंदगी प्रदान पेड़ एक फीकी सी मुस्कान के साथ हल्का सा हंसा। भले ही एक इंसान की शक्तियां कम हो, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। जब तक किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसकी शक्तियां भी 2 गुनी बढ़ जाती हैं। आर्यन को उसकी यह बूढ़े लोगों वाली तर्कसंगत बातें बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन वो इतना समझ चुका था, शायद यह सब उसकी दिव्य फियोनिक्स सॉल का बलिदान देने से मुमकिन हुआ था। उसकी फियोनिक्स सॉल नष्ट होने की बजाय दुगनी रफ्तार से और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। कालिका उन दोनों के लगातार किए जा रहे हमलों से जूझते हुए इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। बेवकूफ, पागल लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा एक मोर्टल इंसान मुझे मारने के लिए अपनी दिव्य सॉल तक नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो इस वक्त दर्द और गुस्से से कांप रही थी। जिंदगी प्रदान पेड़ व्यंग्यात्मक तरीके से हंसा। हाँ, इसके जैसे अनगिनत पागल और बेवकूफ इंसान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तुम जैसे डिमंस को खत्म करने के लिए। कालिका भी व्यंग्यात्मक लेकिन दर्दहीन हंसी हंसी। हाँ, मुझे मारने चाहते हो? चलो ठीक है, लेकिन मेरे साथ साथ तुम लोगों की भी आज यहीं कब्र खुदेगी। उसने अपने हाथों से डेडली फायर जलाते हुए कहा। बुरा हुआ, वो जल्द ही मरकर फटने वाली है। जल्दी करो और अधिक क्षतियां बढ़ाओ। हमें उसे फॉर्मेशन के अंदर ही फूटने देना होगा। जिंदगी प्रदान पेड़ ने उसे आत्म बलिदान देता देख घबराते हुए कहा। अगर कालिका का विशालकाय शरीर मरकर फूट जाता है तो वहां एक धरती को 2 टुकड़ों में बांट देने वाला धमाका होगा, जिसकी चपेट में आकर नदी, पहाड़ और पेड़ पौधे कुछ नहीं बचने वाला। इसके तुरंत बाद उन दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन को मजबूत करने के लिए उसकी शक्तियां और बढ़ा दी। इसके कुछ पल बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी पवित्र पहाड़ी कांपने लगती है। उस धमाके से पूरी दिव्य पहाड़ी एक धमाके की रोशनी में चमकती हुई नजर आ रही थी। दूसरी तरफ राघव, जिया, तनीस और उनके इक्के दुक्के आदमी हड़बड़ी में दिव्य पहाड़ी के दरवाजे से लुढ़कते हुए प्लेटफॉर्म पर आकर गिरते हैं। राघव तुरंत हांफते हुए उठकर खड़ा होने लगता है। राजकुमार राघव, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक एल्डर ने उन लोगों को देख कहा। मिस माहिरा जल्दी से राघव के पास आते हुए उसे खड़ा करने में मदद करती हैं। राजकुमार राघव, आप ठीक तो हैं और बाकी लोगों का क्या हुआ? माहिरा ने अंदर का हाल जानने के लिए जल्दी से पूछा। हम बस कुछ लोग ही बचे हैं, बाकी बचे सभी योद्धा मारे गए, राघव ने हांफते हुए और निराशाजनक भाव में जवाब दिया। उसके चेहरे पर जैसे मायूसी ने घर बना लिया हो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार दिव्य पहाड़ी में 60 से भी ज्यादा योद्धा गए थे। वो सभी अपने अपने दलों और क्लानों के टॉप क्लास योद्धा थे, पवन जी ने अविश्वास में कहा। पवन, आखिर हुआ क्या है? प्रभाकर ने उलझन में पूछा। राघव ने अपनी छाती पर हाथ रख खांसते हुए कहा। हम जब पवित्र पहाड़ी पहुंचे तो वहां दरवाजे पर एक प्राचीन फॉर्मेशन थी जिसे कोई नहीं खोल सका, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसे खोल देगा। फिर हम जब पवित्र पहाड़ी में अंदर दाखिल हुए तो वहां अचानक प्राचीन डिमन लॉर्ड चंडालिका की स्पिरिट कालिका प्रकट हो गई।
उसके बाद आर्यन ने हमें वहां से बाहर निकालने के लिए खुद वहीं रहकर कालिका से मुकाबला करने की सोची, ताकि हमें कुछ वक्त मिल सके। राघव एक पल के लिए पीछे दिव्य पहाड़ी के दरवाजे की ओर मुड़कर देखता है, जिससे अभी भी धमाके की रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन हमें नहीं पता कि यंग मास्टर आर्यन अब किन हालात से गुजर रहे होंगे। उसने मायूसी में अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, आखिर वो उसको वहां अकेले क्यों छोड़कर आ गया। क्या कालिका पवन जी उसका नाम सुन हैरान दिख रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर डिमन लॉर्ड चंडालिका की स्पिरिट उसे जिंदा करने के लिए दिखी हो, मिस माहिरा ने सोचते हुए कहा। राघव अपने सभी भावों को एक तरफ कर खड़ा हुआ और एक ठंडी आवाज में कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो। इस बारे में जल्द से जल्द पूरे TNW साम्राज्य में खबर फैला दो। सातों सबसे बड़े दलों और जितने भी बड़े क्लान हैं, उनसे कहो कि तुरंत अपने ताकतवर योद्धा उस डिमन को काबू करने के लिए भेजे, वरना पूरा TNW साम्राज्य नहीं, शायद पूरा दक्षिणी महाद्वीप खतरे में पड़ जाएगा। सभी क्लान लीडर्स, क्या आप लोग दिव्य पहाड़ी में अंदर जा सकते हैं, ताकि यंग मास्टर आर्यन की सिचुएशन का पता लग सके। जिया ने सभी लोगों की ओर देख आर्यन की चिंता करते हुए उनसे कहा। इससे पहले वो लोग कुछ जवाब दे पाते, एक विशालकाय जंगी जहाज सबको अपने ऊपर आती हुई दिखाई देती हैं। एक पाल बाद दो योद्धा उस जंगी जहाज से नीचे कूदते हैं, जिन्होंने सफेद और हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके बाद बैंगनी रंग के कपड़े पहने बेहद ही खूबसूरत एक लड़की नीचे आती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस माया थी, जिसने हड़बड़ी में आते हुए पवन जी से पूछा, अंकल, यंग मास्टर आर्यन कहाँ हैं और उन्हें क्या हुआ। माया को जल्दबाजी में आता देख पवन जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हें दिव्य पहाड़ी पर कुछ हलचल के बारे में महसूस हो गया, क्योंकि इस तरह के जोरदार धमाके को कोई भी हेल रन का योद्धा तक आसानी से महसूस कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली। बदकिस्मती से इस एरा का एक काबिल योद्धा दिव्य पहाड़ी की गहराइयों में कहीं खो गया। यह हमारे TNW साम्राज्य के लिए एक दुर्भाग्य की घटना है। फिर उसने दिव्य पहाड़ी के दरवाजे की ओर देखा, जहां धमाके से निकली खतरनाक शक्तियों की रोशनी अभी भी मौजूद थी। अब जब आर्यन जिंदगी प्रदान पानी लाने में नाकामयाब रहा, पता नहीं उसकी छोटी बहन का क्या होगा। पवन जी ने अफसोस भरी एक गहरी सांस छोड़ी और मजबूरी में सिर हिलाने लगे। उनकी अफसोस भरी बातें सुन माया जल्दबाजी में उसके पास आती है। क्या हुआ, यंग मास्टर नहीं रहे तो उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं किसी भी हालत में उनकी छोटी बहन को ठीक कर रहूंगी, माया ने मायूसी भरी लेकिन एक दृढ़ संकल्प करते हुए कहा। नोट, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप रेटिंग भी कर सकते हैं और चैप्टर के एंड में कमेंट कर अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर कहानी में किसी किरदार में अपना नाम रखवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी नए नए किरदारों से आप रूबरू होंगे, शायद उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। क्या जैसा यह लोग सोच रहे हैं, आर्यन सच में मर चुका है या फिर उसने कालिका को खत्म कर दिया होगा। आखिर क्या मोड़ लेने वाली है आर्यन की यह दिलचस्प कहानी। अब जब यहाँ के यह हालात हैं तो बेहतर होगा हम पहले जाकर इस बारे में शाही खानदान के एल्डर्स को सूचित करें, प्रभाकर ने कहा। प्रभाकर शाही खानदान का एक एल्डर था, उसे यहाँ राघव और जिया की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। अब जब दिव्य पहाड़ी में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसको जल्द से जल्द यह बात शाही खानदान के सभी एल्डर्स को बतानी होगी। दत्त क्लान के एल्डर पवन जी, खत्री क्लान एल्डर मिस माहिरा, आप लोगों को यहाँ अपने कुछ योद्धाओं को भेजना होगा ताकि दिव्य पहाड़ी पर जैसे भी हालात बने हम उनसे निपटने के लिए पहले ही तैयार हो जाएं, प्रभाकर ने उन लोगों को आगाह किया। एल्डर प्रभाकर, जैसा आपने कहा, मैं यहाँ अपने दत्त क्लान से कुछ योद्धाओं को निगरानी के लिए भेज दूंगा, एल्डर पवन ने कहा। भले ही उनका क्लान मिस्टिक दल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो लोग शाही खानदान की बात भी नहीं टाल सकते थे। इसके बाद एल्डर प्रभाकर जिया और राघव की ओर मुड़े। राजकुमारी जिया, राजकुमार राघव, आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। फिर वो वहां से मुड़कर जाने लगे।
जिया का मन तो नहीं था वहां से जाने का, क्योंकि वो अभी भी आर्यन के लिए काफी चिंतित थी, लेकिन वो एल्डर प्रभाकर का कहा भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए मजबूरन उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। इसके बाद वो लोग दिव्य पहाड़ी छोड़ देते हैं। एल्डर माहिरा और एल्डर पवन अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उन लोगों की नजर दिव्य पहाड़ी के दरवाजे की ओर थी। अगर सच में वो डिमन लॉर्ड फिर से पुनर्जीवित हो गई तो मुझे डर है हम लोग इतना शांत नहीं रह पाएंगे जितना अभी अपने काबिल योद्धाओं को खोने के बाद बैठे हैं, एल्डर माहिरा ने चिंतित स्वर में कहा। इसलिए उस तूफान के आने से पहले हम लोगों को एकजुट रहना होगा, क्योंकि पूर्वजों के अनुसार उस डिमन लॉर्ड से प्राचीन गॉड्स तक निपटने में विफल रहे थे। चलो अब हमें यहाँ अपने कुछ योद्धाओं को निगरानी के लिए छोड़ना होगा, जब तक कि शाही खानदान इसका कोई समाधान न निकाल ले, एल्डर पवन ने जवाब देते हुए कहा। इसके बाद एल्डर माहिरा अपने खतरी क्लान के योद्धाओं की तरफ मुड़ी। तुम सभी आज से दिव्य पहाड़ी पर तैनात रहोगे। अगर यहाँ थोड़ी सी भी हलचल होती है उसकी खबर हम लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचनी चाहिए। उसने उन सभी सफेद हल्के हरे रंग के कपड़े पहने योद्धाओं को आदेश दिया। ठीक है एल्डर, ठीक है एल्डर, खतरी क्लान के सभी योद्धाओं ने एक साथ जवाब दिया। एल्डर पवन माया के पास जाते हैं, जो अभी भी दिव्य पहाड़ी के दरवाजे को एक तक देख रही थी। माया बेटा, अब जब आर्यन दिव्य पहाड़ी में मारा गया है तो हमें उसकी छोटी बहन के पॉइजन को ठीक करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, एल्डर पवन ने माया को दिलासा देते हुए उसके कंधों को थपथपाया। उनके शब्दों में भी मायूसी साफ झलक रही थी। अंकल, मुझे नहीं लगता बिना जिंदगी प्रदान पानी के उस पॉइजन को निकालना मुमकिन है। बाकी दूसरी जड़ी बूटियां और पिल्स, उनसे शायद ही हम आलिया की जान बचा पाए। माया का हर वक्त मुस्कान से खिला चेहरा आज उदासी से मुरझाया हुआ था। उसे आर्यन की चिंता खाई जा रही थी। इसके बाद वो सभी लोग भी वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिव्य पहाड़ी के अंदर पवित्र पहाड़ी में कालिका की आंखें गुलाबी हो रखी थी। उसका शरीर एक हल्की गुलाबी रोशनी में चमक रहा था। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट, सच में तुम बहुत ज्यादा निर्दय हो। तुमने मुझे मारने के लिए अपनी सारी शक्तियां तक खत्म कर दी, जिस कारण तुम भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो बस लॉर्ड चंडालिका का एक हिस्सा हूँ, और अब जब उनकी क्लोन यहाँ से भाग चुकी हैं, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि जल्द ही उनकी क्लोन उनके सभी हिस्सों को एक साथ कर उनको पुनर्जीवित कर लेंगी। तब जाकर मेरा इस दुनिया को खत्म करने का सपना भी पूरा हो जाएगा, कालिका ने एक एक शब्द दांत भींच गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसके अगले ही पल कालिका का विशालकाय शरीर एक तेज गुलाबी रंग की आंखें चौंधियाने वाली रोशनी के साथ गायब हो जाता है। उसका शरीर गायब होने के बाद वहां एक लाल रंग का चांद जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देख आर्यन उसे अपने पास रख लेता है। तभी उसने अपने पीछे एक करहाने की आवाज सुनी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट अपने घुटनों के बल बैठ जोर जोर से खांस रही थी। आर्यन जल्दी से भागते हुए उनके नजदीक गया और उन्हें सहारा देते हुए खड़ा करने लगा। सीनियर, आप ठीक है? उसने उनकी चिंता करते हुए पूछा। मेरी सॉल शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे मेरी कल्टीवेशन शक्तियां भी खत्म हो रही है, जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने हांफते हुए कहा। उनकी शक्तियां कम होती हुई महसूस हो रही थी। सीनियर, इनको फिर से ठीक करना का कोई रास्ता तो होगा। आर्यन उनके लिए बहुत चिंतित नजर आ रहा था। अगर उन्हें बचाने का कोई रास्ता होगा तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। कालिका पहले ही मर चुकी हैं। अब मुझे जिंदगी के इस आखिरी पल में कोई पछतावा नहीं। फिर वो धीरे से लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हैं। बच्चे, तुम्हारी काबिलियत वाकई अद्भुत है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं कि चंडालिका की क्लोन यहाँ से भाग निकली, क्योंकि तुम जरूर उसको एक ना एक दिन खत्म कर दोगे। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। फिर उन्होंने एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, तुम जब यहाँ से बाहर निकलो, कोशिश करना कि चंडालिका की वो क्लोन दूसरी सीड जगहों पर जाकर अपनी स्पिरिट को आजाद ना कर सके, वरना डिमन लॉर्ड चंडालिका के पुनर्जीवित होते ही एक खूनी तूफान उठेगा जो इस धरती का नामो निशान मिटा देगा। ठीक है सीनियर।
मैं आपकी बातों को याद रखूंगा और कोशिश करूंगा बची बाकी की चारों स्पिरिट किसी भी सूरत में आजाद ना हो सकें। आर्यन ने दोनों हाथ जोड़ एक दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मैं मरने वाला हूं, जिस वजह से मैं तुम्हें कोई कीमती तोहफा भी नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास एक चीज है जिसे तुम अपने शरीर में रख सकते हो। इसके बाद उन्होंने अपना एक हाथ जिंदगी प्रदान पेड़ की तरफ करते हुए लहराया। अगले ही पल जिंदगी प्रदान पेड़ एक हरी रोशनी की चमक में पूरी तरह से ढक जाता है। जब चमक गायब होती है, हरा भरा जिंदगी प्रदान पेड़ एक सूखे हुए पेड़ में बदल जाता है। उसके बाद उसमें से एक हरे रंग का छोटा सा पेड़ उड़ते बाहर आता है। यह जिंदगी प्रदान पेड़ का बीज है जो धरती और स्वर्गीय शक्तियों को अवशोषित कर एक जिंदगी प्रदान पानी की बूंद देता है, जिससे किसी मरते हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है और किसी भी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। अगर तुम कभी जिंदगी और मौत के हालात में पहुंच जाओ तो इसे इस्तेमाल करना, यह तुम्हें तुरंत हील कर देगा। लेकिन सीनियर, आपका क्या? आर्यन ने उनकी फिक्र करते हुए कहा। उन्होंने आर्यन के शरीर के अंदर उस जिंदगी प्रदान पेड़ के बीज को डालते हुए कहा, स्वर्गीय मार्ग का पुनर्जन्म बहुत लंबे समय तक चलता है, शायद एक दिन तुम और मैं किसी और दिन मिल सकें। इसके बाद उनकी स्पिरिट मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो जाती है। सीनियर, अलविदा। मुझे आशा है कि एक दिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, आर्यन ने दुखी मन से मायूस होते हुए कहा। उसके इन शब्दों में दर्द साफ साफ महसूस हो रहा था। लेकिन तभी अचानक टायसन उड़ते हुए उसके पास आता है। यंग मास्टर, आपको तो एक बहुत कीमती खजाना मिल गया। क्या आप अपने जिंदगी प्रदान पेड़ से कुछ बूंदे निकालकर मुझे दे सकते? उसने यह सारी चिकनी चुपड़ी बातें ऐसे की जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक से भूख लगने पर रोटी मांगता है। तुम तब कहाँ छिप गए थे जब मैं कालिका से मुकाबला कर रहा था, और अब बाहर निकल कर आए हो जब सब कुछ खत्म हो चुका है? आर्यन ने उससे मुंह फेरते हुए कहा। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उससे बहुत नाराज हो। यंग मास्टर, वो तो मैं बस उसकी छुपकर कमजोरी पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आपको क्या लगा मैं कहीं डरकर भाग गया? मैं प्राचीन गरुड़ किंग हूँ जो इतनी आसानी से किसी चीज से नहीं डरता। टायसन ने डींगे हाँकते हुए सफाई दी। उसको इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकता सुन आर्यन ने सिर हिलाया। चलो छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें कुछ बूंद दे दूंगा। वो उसकी बकबक ज्यादा देर तक नहीं सुन सकता था। इसके बाद आर्यन ने टायसन की पीठ पर बैठकर उड़ते हुए उस पूरी जगह का जायजा लिया। मुझे नहीं लगता अब यहाँ एक भी बूंद जिंदगी प्रदान पानी की बची हुई होगी, लेकिन मुझे एक बार जिंदगी प्रदान पेड़ की मदद से देख लेना चाहिए, शायद कुछ बूंदें मिल ही जाएं। वहाँ उनके आने से पहले जितना भी पानी था सब सूख चुका था, गीली मिट्टी के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा था। आर्यन ने अपने शरीर से जिंदगी प्रदान पेड़ को बाहर निकाला, शायद इस उम्मीद में कि उसे गीली मिट्टी द्वारा सोखी गई कुछ बूंदें ही मिल जाएं। जिंदगी प्रदान पेड़ धरती और स्वर्गीय शक्तियों को सोख सकता था, इसलिए आर्यन के उसमें शक्तियां भरते ही वो चमकने लगा और आसपास जितना भी सूखा इलाका था उसमें से धरती और स्वर्गीय शक्तियों को सोखने लगा। लगभग 1 घंटा सोखने के बाद आर्यन को आखिरकार कुछ बूंदे जिंदगी प्रदान पानी की मिल ही गई, जिन्हें उसने एक नीले रंग की बोतल में भर लिया था। पता नहीं मैं इस जिंदगी प्रदान पानी की मदद से आलिया को ठीक कर पाऊंगा या नहीं। उसे अभी भी थोड़ा शक था कि इसकी मदद से वो आलिया का पॉइजन बाहर निकाल पाएगा या नहीं। यंग मास्टर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यह पानी जिंदगी प्रदान पेड़ से निकला है, जिसमें शुद्ध धरती और स्वर्गीय शक्तियाँ होती हैं। अब तो आपके पास जिंदगी प्रदान पेड़ भी है, आप जितनी चाहें उतनी पानी की बूंदें प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मदद से पक्का आपकी छोटी बहन ठीक हो जाएंगी, टायसन ने आर्यन को दिलासा देते हुए कहा। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी, हमारे पास आलिया को ठीक करने का इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलो अब चलते हैं और जाकर एल्डर पवन और मिस माया से मिलते हैं। आर्यन ने पानी की बोतल को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए कहा। उसके पास अब जिंदगी प्रदान पानी पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद आर्यन टायसन की पीठ पर बैठ उड़ते हुए पवित्र पहाड़ी से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो लोग दिव्य पहाड़ी से भी बाहर आ जाते हैं।
इस वक्त आर्यन टायसन के ऊपर बैठे हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर उड़ रहा था। नीचे सभी निगरानी के लिए तैनात किए गए योद्धा आराम से सो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर किसी भी क्लान एल्डर को ना देख आर्यन ने कहा, लगता है सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद उसने सोचा, पता नहीं आलिया किस हाल में होगी। टायसन, चलो हमें पहले विक्टोरिया शहर जाना होगा। उसने टायसन को विक्टोरिया शहर की तरफ उड़ने का इशारा किया। इसके बाद वो लोग उड़ते हुए वहां से विक्टोरिया शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। यंग मास्टर, हम जब तक विक्टोरिया शहर पहुंचेंगे तब तक आप अपनी खर्च हुई शक्तियों को वापस भर लो, मैं आपको शांति से वहां पहुंचा दूंगा। टायसन ने आर्यन की खत्म हुई शक्तियों को महसूस करते हुए कहा। इसके बाद वो लोग वहां से तेजी से उड़ते हुए विक्टोरिया शहर में दत्त क्लान की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्या आर्यन जिंदगी प्रदान पानी की मदद से ठीक कर पाएगा आलिया के पॉइजन को? क्या होगा जब सबको पता चलेगा आर्यन अभी भी मरा नहीं, जिंदा है? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन ट्रेनिंग करते हुए अभी टायसन की पीठ पर बैठकर उड़ते हुए विक्टोरिया शहर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक भारी बारिश हुई। बिजली की गर्जन के साथ पूरा आसमान चमकने लगा। काले बादलों ने पूरे महाद्वीप को ढक लिया। अगले ही पल आर्यन के सिर पर एक शक्तिशाली बिजली आकर गिरी। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसे इस वक्त असहनीय दर्द हो रहा था। दर्द इतना बढ़ गया कि उसका दिमाग लगभग फटने वाला था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। दूसरी दुनिया। अचानक ड्रैगन पहाड़ी के पीछे की तलहटी में छप्पर वाली एक झोपड़ी की छत पर बिजली गिरी। बूम डॉट। तभी एक जवान लड़का अचानक बिस्तर पर खड़ा होकर बैठ गया। उसका सिर ठंडे पसीने से लथपथ था और वो जोर जोर से कराह रहा था। जैसे ही उस जवान लड़के ने अपने चारों ओर उस फूस की झोपड़ी में साज सज्जा को देखा, वो तुरंत स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। यह मैं कहाँ हूँ? कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो टायसन के ऊपर बैठकर विक्टोरिया शहर की ओर जा रहा था और अपनी छोटी बहन आलिया के लिए दिव्य पहाड़ी से जिंदगी प्रदान पानी भी लाया था ताकि उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। रुको! वो लड़का एक बार फिर दंग रह गया। ऐसा लगता है कि बिजली का झटका मेरे मस्तिष्क पर लगा। मेरे पास यह देखने का भी समय नहीं था कि मेरे बेहोश होने से पहले मेरे साथ क्या हुआ। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। आर्यन ने अपनी हालत देखी, लेकिन तभी वो दंग रह गया। उसके शरीर में कोई भी मार्शल सॉल महसूस नहीं हो रही थी, न ही उसकी शक्तियां महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि बेरियल प्लेस और अमीरा का भी कोई संकेत नहीं था। आर्यन का सिर अब चकराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से बेहोश हो जाएगा। खुद को संभालते हुए उसने एक बार फिर से अपने शरीर की अच्छे से जांच की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कितना भी देख ले, शक्तियां, मार्शल सॉल और यहाँ तक बेरियल प्लेस, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। टायसन, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? उसने टायसन को आवाज दी, लेकिन वो कितना भी उसे पुकार ले, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पल भर में उसके दिमाग में हजारों तरह के विचार उमड़े और बिगड़ने लगे। वो अब कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। आर्यन के साथ जीवन पता नहीं कौन कौन से और क्या क्या खेल रच रहा था। पहले तो 15 साल की उम्र में उसने एक हाई लेवल स्वार्ड सॉल जागृत की थी, जिसे उसी की मंगेतर द्वारा धोखा देकर चुरा लिया गया। यहाँ तक कि उसने तो लगभग उसे मार ही दिया था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और उसे फिर से एक नया जीवनदान मिला और उसे एक नहीं दो मार्शल सॉल प्राप्त हुई थी, जिनकी मदद से वो आसानी से अपनी मंगेतर से बदला ले सकता था। इसके अलावा उसे उपहार के रूप में एक बेरियल प्लेस नाम का तोहफा भी मिला था। वहाँ उसकी मुलाकात अमीरा नाम की एक लड़की से हुई, जो उसके लिए किन्हीं परिकथाओं जैसी एक परी थी। वो थोड़ी अजीब थी, जिसे अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाना पसंद थे, लेकिन वो उसके लिए किसी गुरु से कम नहीं थी जो उसकी हमेशा मदद करती। आर्यन अभी भी झोपड़ी के अंदर उसी लकड़ी से बने बिस्तर पर बैठा था। उसे रह रहकर अपनी छोटी बहन और दादाजी की याद सता रही थी। पता नहीं आलिया की तबीयत कैसी होगी, उसने उदासीन भाव में सोचा। उसे आलिया की फिक्र खाई जा रही थी। पता नहीं दादाजी क्या कर रहे होंगे। आर्यन उन सभी लोगों के बारे में सोचते हुए जो उसके प्यारे थे भावुक हो गया था।
वो अभी उन सभी लोगों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका सिर भयानक दर्द से फटने लगा। अचानक उसके सिर में कुछ चमकने लगा। यह एक चौकोर डब्बे जैसे था जिसका काला पारदर्शी रंग था। यह क्या बला है? कहीं मेरे दिमाग के अंदर चंडालिका की आत्मा तो नहीं घुस गई? वो यह देख दंग था, लेकिन थोड़ा डरा भी हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था यह चीज आखिर क्या है। तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, डिंग। वो चौकोर डिब्बे जैसी चीज खुली और उसके सामने एक चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। आर्यन हैरान रह गया। बेरियल सिस्टम को सक्रिय करने के लिए होस्ट आर्यन को बधाई। क्या आप अपनी विशेषताओं की जांच करना चाहते हैं? एक लड़की की मीठी लेकिन थोड़ी कड़कड़ी आवाज सुनाई दी। आर्यन एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। उसने फटी हुई आंखों से एक बार फिर उस चीज को देखा जो उसके दिमाग में कहे गए इन शब्दों के साथ चमक रही थी। उसको ज्यादा हैरानी उन अजीब शब्दों से नहीं थी जो उसके दिमाग में किसी चौकोर डब्बे जैसी चीज पर चमक रहे थे। उसको हैरानी तो उस लड़की की आवाज सुनकर हुई थी। यह तो सीनियर की आवाज है, लेकिन उन्हें क्या हो गया है जो वो इतनी सख्त आवाज में बोल रही हैं? आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर अमीरा की आवाज सुन बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। सीनियर, आप कहाँ हैं? और आपकी आवाज को क्या हो गया है? और यह हम कौन सी जगह है? यहाँ मेरी शक्तियां भी महसूस नहीं हो रही है। उसने एक साथ सवालों की लाइन लगी दी, लेकिन उसे फिर से निराशा हाथ लगी। उसके किसी भी सवाल का उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके कुछ देर बाद एक बार फिर उसके दिमाग में आवाज सुनाई दी, होस्ट आर्यन, क्या आप अपनी विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं? यह बिल्कुल अमीरा जैसी आवाज थी। सीनियर, क्या हुआ है आपको? आखिर आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं? आर्यन ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन जैसे इस आवाज ने तो उसे निराश करने का ठेका ले रखा था। उसे फिर से कोई जवाब नहीं मिला। होस्ट आर्यन, क्या आप अपनी विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं? वो आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। इस बार आर्यन ने झुंझलाते हुए गुस्से में कह दिया, हाँ, मैं चाहता हूं। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से उस डिब्बे जैसी चीज का रुख बदलता है। अब उस पर चमकते हुए कुछ शब्द दिखाई देने लगते हैं। नाम आर्यन सिंह, लेवल 0, शक्तियों की रैंक युद्ध मास्टर, युद्ध आत्मा, युद्ध राज, युद्ध बुजुर्ग, युद्ध सम्राट, सर्वसम्राट। प्रत्येक रैंक को 9 लेवल में विभाजित किया गया है। एनर्जी लेवल 0 पॉइंट, स्किल्स कुछ भी नहीं, लक मूल्य कुछ भी नहीं, चार्म मूल्य कुछ भी नहीं, स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स। आर्यन इन शब्दों को देख उलझन में नजर आ रहा था। उलझन इस बात की नहीं थी कि वो इन शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, बल्कि इस बात की थी वो इनका मतलब और उद्देश्य नहीं समझ पा रहा था। आर्यन को पता नहीं, लेकिन वो किसी अजीब कारण से इन शब्दों को पढ़ और समझ सकता था। यंग मास्टर, आप उठ गए। जिस वक्त आर्यन उस बेरियल सिस्टम का अध्ययन कर रहा था, नौकरानी की तरह कपड़े पहने एक यंग लड़की जल्दी से झोपड़ी के अंदर आई। आर्यन को बिस्तर के किनारे बैठे देखकर वो हैरान रह गई। ओवल चेहरा, विलो पत्ती जैसी भौहें, आंखें वसंत के पानी की तरह साफ, आत्मा ऊर्जा से भरी हुई और सुनहरे अनुपात में तैयार थी। क्योंकि वो अभी भी यंग थी और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। जब तक उसे कुछ और साल दिए जाते, वो निश्चित रूप से एक ऐसी सुंदरता होगी जो परियों को भी पछाड़ सकती थी। आर्यन को कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर यह लड़की कौन है? वो उसे कैसे जानती है? वो अब उसका चेहरा गौर से देख याद करने की कोशिश करने लगा। अचानक तभी बिजली करंट की तरह उसके दिमाग में एक झटका लगा और उसके दिमाग में एक अलग इंसान की यादें दौड़ने लगीं, जो आर्यन की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे सिर में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन वो असहनीय नहीं था। यादें स्थानांतरित हुई। एक कड़कड़ी ठंडी आवाज उसके दिमाग में सुनाई दी, आखिर तुमने किसकी यादें मेरे दिमाग में घुसा दी? और यह कौन शख्स हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही हूँ, लेकिन मैं हूँ भी नहीं। आर्यन ने गुस्से भरी आवाज में पूछा, लेकिन वो तेज आवाज में नहीं बोला क्योंकि लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी।
होस्ट की आत्मा जिस शरीर में है, यह यादें उसी इंसान की है। अब वो इंसान मर चुका है, इसलिए उसकी यादें भी होस्ट की हुई, उसने कहा। आर्यन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर जहां था वहीं अकड़ गया। वो सोचने लगा कि क्या मेरी आत्मा? इसका मतलब मैं उस दिन मर चुका था। उसका चेहरा दूध की तरह सफेद पड़ गया। किसी तरह अपने होश संभालकर उसने फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी मृत्यु किस कारण हुई? आपकी मौत किसी साजिश के चलते हुई थी। उसके बाद आपकी आत्मा इस दुनिया में आ गई। आर्यन दंग रह गया। साजिश? आखिर मुझे किसने और क्यों मारा होगा? मेरा तो इतना शक्तिशाली कोई दुश्मन भी नहीं था, मुझे पता तक नहीं चला कि मेरी मृत्यु भी हो गई, उसने मन ही मन सोचा। क्या आप बता सकती हैं मुझे किसने और क्यों मारा? उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए पूछा। उसे जानना था आखिर उसका ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने उसकी मौत की साजिश रची। 2 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन वो अमीरा जैसी कड़कड़ी आवाज फिर से सुनाई नहीं दी। आर्यन समझ चुका था जिस सवाल को वो जवाब देना नहीं चाहती, उस वक्त वो कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए उसे अब इतनी ज्यादा झुंझलाहट नहीं हुई। लेकिन वो जानना चाहता था आखिर उसके साथ हुआ क्या था, इसलिए उसने एक और सवाल पूछा। सीनियर, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं उस दुनिया में कैसे वापस जा सकता हूँ? आप केवल बैरियल सिस्टम को अपग्रेड कर ही दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। उसके लिए आपको सर्वसम्राट से भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। सर्वसम्राट? यह किस तरह की शक्तियां हैं? आर्यन ने उलझन में पूछा। उसे नहीं पता था यह किस तरह की शक्तियां हैं। आपको जल्द ही पता लग जाएगा। बैरियल सिस्टम द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, उस सिस्टम ने कहा। सिस्टम? आप चाहे जो भी हो, मुझे आपकी आवाज मेरी सीनियर जैसी लग रही है, इसलिए क्या मैं आपको सीनियर कहकर पुकार सकता हूँ? वो सच में चाहता था कि वो काश अमीरा होती। आप जिस तरह चाहें उस तरह पुकार सकते हैं, सिस्टम को कोई आपत्ति नहीं है, सिस्टम ने कहा। ठीक है सीनियर, आर्यन ने उत्साहित होते हुए कहा। यंग मास्टर, आप ठीक है ना? आर्यन को काफी देर से चुपचाप बैठे देख उस नौकरानी लड़की ने पूछा। हाँ रूबी, मैं ठीक हूँ, आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर से सिस्टम से बातें कर रहा था। उस नौकरानी लड़की का नाम रूबी था। आर्यन के माता पिता कई सालों से लापता होने के कारण आर्यन ने सबसे बोलना बंद कर दिया था, इसलिए उसके दादाजी ने रूबी को गोद ले लिया ताकि उन दोनों की दोस्ती हो सके। उसके बाद वो दोनों एक साथ ही बड़े हुए। आर्यन को यह सब उन यादों से पता चला था जो अब उसकी बन चुकी थी। आखिर आर्यन किस दुनिया में आ चुका था? क्या वो यहाँ से निकलने में कामयाब रहेगा? आखिर आर्यन को मारने के लिए किसने साजिश रची और उसे किसने जान से मारा था? आर्यन की रक्तवाहिका निकाली जा चुकी थी, उसकी पांसुएं टूट गई थी और उसे परिवार द्वारा पहाड़ की तलहटी में एक छप्पर वाली झोपड़ी में छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी रूबी उसका पीछा करती थी और पूरे दिल से आर्यन की देखभाल करती थी। इस साल अगर रूबी उसकी देखभाल के लिए नहीं होती तो आर्यन की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी होती। आर्यन उसका आभारी था। हालांकि वो अतीत का आर्यन नहीं था, उन यादों ने उसे बताया कि यह लड़की इस दुनिया में एकमात्र इंसान थी जिसने वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। रूबी को इस दूसरी दुनिया में उसका एकमात्र रिश्तेदार भी माना जा सकता था। इससे पहले की दुनिया में उसका एकमात्र परिवार छोटी आलिया और दादाजी थे। आर्यन को रिश्तों की अहमियत पता थी, इसलिए वो इस दुनिया में भी अपने जो भी रिश्ते हैं उनको अच्छे से निभाएगा। आर्यन ने उसकी बात का जवाब देते हुए बस हल्के से सिर हिलाया। हाँ। तभी अचानक तड़ाक डॉट आंगन के दरवाजे पर लात मारी गई। रूबी, तुम्हें दिया गया वक्त आज खत्म हो चुका है। देखते हैं कि अब तुम कहाँ छिपने वाली हो, एक तीखी आवाज आई। झोपड़ी के अंदर रूबी का चेहरा ठंडा हो गया और वो डर से कांपने लगी। आर्यन की लंबी भौहें फड़क उठीं, उसे आवाज जानी पहचानी लग रही थी। किशोर। इस दुनिया में आर्यन का एक बड़ा और समृद्ध परिवार था जो सिंह परिवार के नाम से जाना जाता था। पता नहीं कैसे, लेकिन संयोग से उसकी पिछली दुनिया में भी उसके परिवार को सिंह परिवार के नाम से जाना जाता था। किशोर इस दुनिया के सिंह परिवार का ही एक हिस्सा था।
हिस्सा बोलना गलत होगा, वो बस एक नौकर था। रूबी ने आर्यन को जवाब देते हुए सिर हिलाया। वो यहाँ कर्ज मांगने आए हैं। कैसा कर्ज? आर्यन को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने कभी भी जीवन की परवाह नहीं की थी और रूबी ने हमेशा इसका ध्यान रखा था। हालांकि जहां तक वो जानता था, यह किशोर बेहद ठरकी था। वो लंबे समय से रूबी की सुंदरता के लिए लालायित था। रूबी ने नीची आवाज में कहा, कुछ दिन पहले मैंने उससे आपके इलाज के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। मैंने पहले कहा था कि मैं 3 महीने के बाद पैसे चुका दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किशोर 3 दिनों में क्यों बदल गया। तुम अभी भी बाहर नहीं निकल रही हो? किशोर की आवाज एक बार फिर आंगन में गूंजी। वो अभद्र तरीके से हंसा और कहा, अगर तुम मेरे साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो तो शायद मैं पैसों के बारे में भूल सकता हूँ। इसके कुछ देर बाद उसने फिर से कहा, रूबी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मेरी दया का यह मौका मत चुको। अतीत में जब आर्यन एक प्रतिभाशाली लड़का था, वो तुम्हारी रक्षा कर सकता था, लेकिन अब वो कचरे का एक टुकड़ा है। कचरे का एक टुकड़ा जो सिंह परिवार के लिए शर्म की बात है। पूरा सिंह परिवार उसके मरने का इंतजार कर रहा है। तुम केवल अकेली हो जो उसके पीछे हो। उसकी जगह तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। हाँ। आर्यन को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से नौकर ने भी उसे धमकाने की हिम्मत की। भाड़ में जाओ, आर्यन गुस्से में बड़बड़ाया और तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलकर कहा, है किशोर, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। एक छोटा नौकर मेरे आर्यन के लोगों को धमकाने की हिम्मत कर रहा है। किशोर चौंक गया, थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसा। ओह, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सिंह परिवार का एक हिस्सा हो? तुम अब सिर्फ कचरा हो, एक टूटी हुई पंसली के साथ कचरा। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम कौन हो? तुम पेशाब करके उसमें खुद को क्यों नहीं देखते? उसकी नजरों में आर्यन बस एक बेकार कचरे का टुकड़ा था जिसे इज्जत देने में कोई ज्ञान नहीं था। वो ही नहीं बल्कि सिंह परिवार में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि वो एक टूटी हुई पंसली के साथ एक कचरा था जो किसी विकलांग से कम नहीं था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया, अपने दांतों को इतनी जोर से पीसा कि वो आवाजें करने लगे। किशोर मजाक में हंसा, ओह, गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ आओ और मुझे मारो, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे जैसा कचरा मेरे कपड़ों तक को छू सकता है। रूबी ने तुरंत आर्यन को पीछे खींचा। उसने सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर, वो लेवल 1 का योद्धा है, उसकी शक्तियाँ आपसे ज्यादा हैं, आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। लेवल 1 का योद्धा इतना घमंडी? यह सही है, क्योंकि आर्यन का लेवल 0 पर था, जिसका अर्थ था कि उसका कोई लेवल नहीं था। उसकी शक्तियां किशोर के आसपास भी नहीं थी। यही कारण था कि वो इतना घमंडी था। किशोर जोर से हंसा, क्या बात है? बच्चा डर गया। तुम आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम जैसे कचरे को एक हाथ से मार सकता हूँ और तुम अभी भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? आर्यन के तन बदन में आग लग गई, उसके अंदर गुस्से की ज्वालामुखी फूट गई। रूबी, यह पैसे वापस करने का समय है। आज या तो तुम पैसे वापस कर दो या रात में सोने के लिए मेरे साथ चलो, या फिर तुम मेरे तरीके जानती हो। बेशक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे जैसी नाजुक कलीसी सुंदरता को अपने पास रखना पसंद करूंगा, लेकिन यह कचरा आर्यन ही। किशोर ने रूबी के नाजुक छोटे चेहरे को देखा और आगे क्या होगा सोचने के लिए छोड़ दिया। रूबी किशोर के इरादे समझ गई। अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो आर्यन को जान से मार देगा। अंत में उसने एक नजर आर्यन को देखा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। अचानक आर्यन ने रूबी का हाथ पकड़कर पीछे खींचा और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस दुनिया में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आर्यन एक कदम किशोर की ओर बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में बैरियल सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट, क्या आप 10 स्ट्राइकिंग पॉइंट खर्च कर टोर स्किल खरीदना चाहते हो? आर्यन उलझन में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बैरियल सिस्टम उससे क्या कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सिर हिला दिया। हाँ, अगले ही पल अचानक वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। उसका पैर किसी चीज के ऊपर पड़ा। उसने जब देखा,
एक टोर का पेट फटा हुआ था और वो खून में लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। होस्ट, आपको इस टोर को मारना होगा, सिस्टम ने एक कड़कड़ी आवाज में कहा। आर्यन दंग रह गया।